Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Ten more seconds. All right, friends. So now 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टोटल्स नोट करें. प्रबल, अमर, स्टूडेंट्स, अमू, जहीदा, प्रशांत, शिव, शुभ्रा, दिव्यांशी, अनदर आंसर इज, वी मूव फॉरवर्ड. ऑडियो में कहीं पर भी इशू है तो कंट्रोल या कंट्रोल प्रेस करो. ब्राउजर रिस्टोर करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, इंटरनेट स्पीड से इंस्टॉल. क्लास में जो भी डाउट है अपने से लिख दो. क्लास के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है. फिर वो दिया अप्रूवल को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं वो ऑलरेडी मैं सब थर्सडे के लेक्चर में बता चुका हूँ. अब तक हम लोगों ने पिलर 1 कंप्लीट कर दिया. मनी मेकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस पिलर 2 बजट टैक्सेशन. आज और कल मंडे क्लास होगा, उसमें प्रीलिम्स का कंप्लीट हो जाएगा. इनकम टैक्स, जीएसटी, ब्लैक मनी, फाइनेंस कमीशन, सब्सिडी, सैलरी ये सब खत्म कर दिया था. डिस इन्वेस्टमेंट भी कल खत्म कर दिया था. आज ये डेफिसिट, एफआरबी, एमएट और कल स्कीम्स के अलग-अलग प्रकार उतना ही पढ़ना बाकी है. तो अभी आज जो हम समझेंगे वो कुछ फॉर्मूला आएंगे, क्लासिफिकेशन आएंगे. तो नोट पेन लेके ठीक से बैठो. वैसे टॉपिक्स में कुछ दम है नहीं. फिजिकल डेफिसिट की ये फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट की ये फॉर्मूला, लेकिन ऐसे कई फॉर्मूला आएंगे. वैसे हैंडआउट में सब दिया 4 टॉपिक्स के साथ. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स स्लो लर्नर्स होते हैं. अब उनको क्लास 1 से 12 तक उनके टीचर्स ने ढंग से नहीं पढ़ाया, इसलिए वो आसान चीजें भी उनके दिमाग में तेजी से जाती नहीं. तो अगर आप उनमें से एक हैं तो फिर नोट पेन लेके बैठो, उसको लिखते रहो जो चल रहा है. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, मान लीजिए सरकार का इनकम हो 26 और खर्च हो 20. इनकम हो 20 और खर्च हो 26. आप कहें कि घाटा चल रहा है, लॉस चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे डेफिसिट बजट. अगर सरकार की इनकम हो 20 लेकिन एक्सपेंस हो सिर्फ 15, इसका मतलब आमदनी ज्यादा खर्चे कम है, यानी सरप्लस बजट चल रहा है. या कोई ऐसी सरकार हो कि उसकी इनकम भी 15 और एक्सपेंस भी 15 हो, तो हम कहेंगे बैलेंस बजट है, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं. तो बजट कुड बी ऑफ 3 टाइप्स. अब आप याद करें बजट क्लासिफिकेशन में रेवेन्यू पार्ट में हमने क्या देखा था. इनकम के अंदर टैक्स में जो पैसा आया, फिर कंपनियों के डिविडेंड, रेलवे, पोस्ट की टिकट, ये सब नॉन टैक्स का पैसा है. रेवेन्यू पार्ट में खर्चे क्या थे. पुराने लोन पे ब्याज चुकाया, गरीबों को सब्सिडी दी, आपको सैलरी पेंशन दिया. फिर हमने देखा कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट. उसमें क्या था, कुछ पैसा हम उधारी में लेके आए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से, और कुछ पैसा बिना उधारी के शेयर्स बेच दिया और हमें मिल गया डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा. तो ये सब थी कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, ये जो लोन्स यूनियन ने स्टेट्स को दिए, नेपाल भूटान को दिया, आउटगोइंग हो गया. हाईवे हॉस्पिटल आदि बनाने में जो खर्चा गया, सो दैट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अभी कुल मिला के 4 चीजें आएंगी इनमें से. रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. अब वो जो भी स्लाइड तो ये की है, लेकिन वो समझने में आधा पौना घंटा जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. अभी देखिए, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पूछा कि अश्वत्थामा मर गया. तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ. फिर वो आगे गया कि तो मेरा बेटा था वो मरा या कौन मरा. तो वो मुझे नहीं पता कि जो अश्वत्थामा मरा वो आदमी मरा या हाथी मरा, मुझे नहीं पता. सिमिलरली जो मैं आपको पढ़ाऊँ कि फॉर्मूला ये है, मान लो ए प्लस बी इक्वल सी, तो फिर उसमें डी है कि नहीं, वो सब ऐसी अश्वत्थामा वाली बात है, उसमें जाना नहीं है कि वो आदमी मरा कि हाथी मरा, मेरे को नहीं पता. हम लंबे हो जाएंगे. हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स में दी है उतनी ही फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में तैयार करेंगे. बाकी इन्वेस्टोपीडिया से लेकर 25,000 वेबसाइट में अलग अलग उसका और दिया हो, वो पढ़ने हम नहीं बैठेंगे. तो मान लीजिए सरकार की इनकम है 35 और खर्चे हैं 50, तो लॉस चला है कितना, 15 रुपये का डेफिसिट है. अब ये 15 रुपये की डेफिसिट या गैप या खाई है, इसको कैसे फिल करें. आपके 15 रुपये कम पड़े तो भाई नोट छाप दो ना, क्या तकलीफ है. नोट छापने की तकलीफ ये है कि करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन मार्केट में अगर उतने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, उतने प्याज टमाटर नहीं, और सरकार ने नोट छाप के गरीबों में बांट दिए, बस आपको सैलरी दे रही, तो वो तो दे दना दन शॉपिंग चालू करेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सामने सप्लाई उतना है नहीं वस्तुओं का, तो फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है. इसलिए नोट छापना ये कोई लॉजिकल बात नहीं है. आपका ठीक है, तो सरकार को 15 का लॉस है, टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी इनकम सब बढ़ा दो, जीएसटी इनकम टैक्स ये सब बढ़ा दो और 15 रुपये ज़्यादा रिकवर करो. उसमें हमने देखा था कि अगर जो सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो पब्लिक सामने मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये सब कम खरीदेगी, नया कोई पीछे लैपटॉप नहीं खरीदेगी. तो जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे प्रोडक्शन डिमांड कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा. प्रोडक्शन कम हुआ तो हम क्या कहते हैं, जीडीपी कम हो जाएगा. तो व्हेनेवर टैक्स इंक्रीजेस द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ जीडीपी विल डिक्रीज, यानी कि टैक्स मल्टीप्लायर एक नेगेटिव मल्टीप्लायर है. आपको टैक्स लेना भी पड़ता है, इतनी सारी स्कीम चलानी है, मिलिट्री का खर्चा है, लेकिन एक हद से ज़्यादा टैक्स लेना नहीं चाहिए. दूसरा भी कारण हमने देखा था डे बिफोर यस्टरडे कि अगर सरकार एक हद से ज़्यादा इनकम टैक्स बढ़ाएगी तो सरकार की इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि 50%, 60%, 100% इनकम टैक्स है तो अभी काम ही नहीं करेगी, ब्लैक मनी करेगी. लाफेर कब आप याद करें. तो ये सब देखते हुए ये जो डेफिसिट का कितना 15 रुपये, इसको बढ़ना था, यानी वित्त पोषण, ये घाटे का वित्त पोषण यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग. ये डेफिसिट को कवर कैसे करें. नोट हम छाप नहीं सकते, टैक्स हम एक हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो तीसरा क्या हो सकता है, सरकार लोन में पैसा लेके आए. ये तीसरा लॉजिकल स्टेप हो सकता है. ओके, सो इनकम 35, एक्सपेंस 50, डेफिसिट है 15, तो 15 रुपये लोन में लेने पड़ेंगे टू फिल अप दैट गैप. तो ये 15 रुपये जो लोन में लेने उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा. तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, जितना लॉस चला है सरकार का उतना पैसा मार्केट से लोन में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. लेकिन अब इसकी फॉर्मूला समझनी है. देखिए, सरकार को इनकम जो हुई मान लो 35 लाख करोड़, तो कहाँ से हुई इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट, डिसइन्वेस्टमेंट सब जगह से वो लाए हैं. और सामने खर्चे जो मैं कह रहा हूँ 50 लाख करोड़ के हो गए, तो स्टाफ को सैलरी दिया, गरीबों को सब्सिडी, हाईवे हॉस्पिटल बनाया, ये सब खर्चे जा रहे हैं. तो इस कारण से इनकम 35, एक्सपेंस 50, तो 15 लाख करोड़ का लॉस चल रहा है, और ये लॉस जो बढ़ना है इसलिए हमने मार्केट से लोन लेना पड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट. अब इसकी फॉर्मूला जो हमें समझनी है वो आप ध्यान दीजिए. बजट का रेवेन्यू पार्ट, उसमें ये टैक्स वगैरह आएगा, उसमें इनकम है 34, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चे क्या है, ये सब सब्सिडी, पुराने लोन का ब्याज वो 39 है. कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, तो इनकम ये लोन में पैसे लाए, डिसइन्वेस्टमेंट किया 16 लाख करोड़, खर्चे क्या, हाईवे हॉस्पिटल सब बनाए 11 लाख करोड़. अब यहाँ पर आप देखिए टोटल इनकम कितनी है 34, रेवेन्यू पार्ट में कैपिटल में कितनी 16, तो टोटल इनकम कितनी है 5050. टोटल खर्चे कितने हैं, रेवेन्यू पार्ट में ये सब 39 लाख करोड़, कैपिटल पार्ट में हाईवे हॉस्पिटल का 11 लाख करोड़, कितना 50. तो जितना इनकम है उतना एक्सपेंस है, तो डेफिसिट क्या है, जीरो, क्योंकि जितना इनकम उतना एक्सपेंस है, तो कोई लॉस तो है ही नहीं, तो डेफिसिट या घाटा क्या है, जीरो. आई गिव 10 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारिए. आपका अद्भुत अद्भुत हार्ट इमोजी, मतलब मोदी सरकार कितनी महान है, बजट डेफिसिट जीरो हो गया, जी 2 3 नदियां बह गई, अब तो कुछ नहीं चाहिए. लेकिन आप समझिए बजट डेफिसिट ये जो जीरो है, ये अपने आप जीरो नहीं है, इसको मार पीट के यानी कि उधारी करके जीरो बनाया गया है. इट वाज नॉट जीरो, इट वाज मेड जीरो थ्रू बोरोइंग. कैसे समझते हैं. कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में इनकम जो आती है वो क्या है, उधारी में पैसे लाए, डिसइन्वेस्टमेंट में पैसे लाए. तो अगर मैं कहूँ 16 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल रिसीट है, तो कल रात का लेक्चर आप याद करें भाई, उसमें से 15 लाख करोड़ तो उधारी में लाए थे,
करीब 15 लाख करोड़ भारत से, करीब 23,000 करोड़ विदेशों से, तो ये सब तो हम उधारी में लाए। यानी अब मैं लिखूँ टोटल इनकम, तो कितनी इनकम 34, रेवेन्यू पार्ट में टैक्स और रेलवे टिकट वगैरह, कैपिटल पार्ट में 16 लाख करोड़, इन्वेस्टमेंट बोरिंग वगैरह, तो 50 की इनकम है। टोटल एक्सपेंस क्या, रेवेन्यू एक्सपेंस ये सब्सिडी वगैरह, स्टाफ सैलरी 39, कैपिटल एक्सपेंस हाईवे हॉस्पिटल के 11 लाख करोड़, तो ये 50 है। तो ये दोनों को देख के हम बोल रहे हैं जीरो हो गया। बट व्हेन यू एक्सक्लूड द बोरोइंग, क्योंकि आप समझिए ये जो पैसा आपने उधारी में लिया है इधर, फिर भी आपने उसको लिखा है इनकम के रूप में, कैपिटल रिसीट के रूप में, इस कारण से जब जीरो हो रहा है ना, तो एक्सक्लूड द बोरोइंग कितना 15 लाख करोड़। तो फिर जो जवाब आए कि टोटल इनकम 50, टोटल एक्सपेंस माइनस 50, एक्सक्लूड बोरोइंग मतलब उसको माइनस करें, एक्सक्लूड मतलब क्या, हटा दो, माइनस करो, माइनस 15, तो जवाब क्या आएगा 15 लाख करोड़। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। 20 सेकंड इसको दिमाग में उतारे। हम्म, जिनको नहीं क्लिक हो रहा है कल का लेक्चर सुकून से पढ़ के आओ। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में इनकम बराबर कुछ तो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह मतलब नॉन डेट रिसीट्स, लेकिन ज्यादातर रकम क्या आ रही थी, डेफिसिट, मतलब डेट फाइनेंसिंग से आ रही थी। इंटरनल 15 लाख करोड़, एक्सटर्नल 23,000 करोड़, तो वो सब लाके हमने गिना कि वो सब रिसीट है, इसलिए वो सब जीरो हो गया था। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करते हैं वो डेट या बोरिंग को, तो आपको पता चलता है कि भाई असल में जीरो था नहीं, जबरदस्ती का जीरो बनाया गया है बाय बोरिंग द मनी। मतलब उनको पहले उन्होंने सब कैलकुलेट किया होगा, जब जीरो नहीं आ रहा होगा तो उन्होंने बोला अच्छा 15 कम पड़ रहा है, तो केवल 15 लाख करोड़ तो हो गया जवाब जीरो। इस कारण से ये 15 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट है। अब अगर भारत देश में प्रोडक्शन हो रहा है 100 करोड़ का और हम 4 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे परसेंटेज के हिसाब से 4%। तो उस तरह जो भी भारत में टोटल जीडीपी है उसके परसेंटेज के रूप में ये 15 लाख करोड़ निकालोगे तो पता चले कि भारत देश का 2025 के लिए फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, 4.4%। ऐसा अनुमान है, अभी अगले साल तक पहुंचेंगे, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, तब फाइनल नंबर हमें मिलेगा। अभी के लिए याद रखना है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2025-26 इज गोइंग टू बी 15 लाख करोड़ रुपीस, यस, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज गोइंग टू बी 4.4% ऑफ जीडीपी। ये आंकड़े याद रखने हैं सब एमसीक्यू के लिए। अभी एनसीईआरटी क्लास 12 में जो फॉर्मूला दी गई है, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। तो वही तो क्या, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस एक्सक्लूड द बोरोइंग, तो वही जवाब है, वही हमने पढ़ा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। इस कारण से हिंदी मीडियम वालों को तकलीफ होती है, क्योंकि हिंदी में इकोनॉमी नहीं पढ़ना चाहिए, वो दिमाग में उतरेगा नहीं, क्योंकि वो लिखने वाले, वो किताब लिखने वाले प्रोफेसरों ने तय किया कि इनको समझ नहीं आया, ऐसा ही लिखना है हमको। अंतर है मतलब, अंतर मतलब वो कहेगा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो है नहीं ना भाई, इसको आप क्या डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन के रूप में बोलना चाहिए। तो ये तो बर्बादी करने का कारण ही है। इकोनॉमी साइंस ये सब अंग्रेजी में पढ़ो, आपके फायदे की बात है। एनीवेज, तो दोनों में आप कहेंगे देखो अपन ये माइनस लिखोगे प्लस लिखोगे, तो माइनस 15 आएगी, प्लस 15, साइन क्या लिखना है, साइन क्या लिखना है, प्लस 15 लाख करोड़ लिखना है कि माइनस 15 लाख करोड़। जवाब ये दोनों सही है, क्योंकि लॉस से बोल के आप माइनस लिख सकते हैं, या आप ये कहीं इतना पैसा लोन में लिया तो प्लस भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, जवाब वही आना है कि अल्टीमेटली व्हाट यू आर टॉकिंग कि 15 लाख करोड़ का लॉस चल रहा है, उतना पैसा लोन में लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। आगे, हाँ, तो सिंपल डेफिनेशन है, वर्ड बाय वर्ड वो निकाल के पूछते हैं, हमने अभी समझ ली। आई गिव यू 30 सेकंड, जवाब भी ठीक किया, इसको आप पढ़िए। अभी कुछ लोग आप जानते हैं वो क्या बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो इधर लिखा है एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, तो बोरोइंग तो गिनना नहीं है, तो फिर तो डेफिसिट है नहीं। अरे भाई वो ये कह रहा है कि जो जॉब मार्केट के जीरो लाया वो कैसे लाया, उसको जानने के लिए हम क्या कहते हैं, इनकम एक्सपेंस का डिफरेंस तो जीरो था, लेकिन वो जीरो कैसे है वो जानने के लिए हम बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं, कितना 15 लाख करोड़, तो हमें जो जॉब मिलता है माइनस प्लस जो बोलना है, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। तो देयरफॉर द आंसर इज बी, फिस्कल डेफिसिट। तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स में भी यही दिखा है, लेकिन वो थोड़ा अलग प्रकार से बोला है। वो ये कह रहा है, देखो एक तो तमिलनाडु वाले हिंदी में नहीं लिखेंगे, इस कारण से स्वाभाविक आसानी से समझ में आ जाएगा कि बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो यानी क्या, बजट डेफिसिट बराबर क्या, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अब इधर रेवेन्यू मतलब ये मत कि ना, अच्छा तो कैपिटल नहीं लिखा ना, वो रेवेन्यू मतलब इनकम की ओवरऑल वो बात कर रहा है। हाँ, तो वो तो वही बात है, 50 प्लस 50 माइनस जब जीरो। फिर आगे देखिए वो फिस्कल डेफिसिट कैसे डिफाइन करता है कि फिस्कल डेफिसिट मींस बजट डेफिसिट कितनी है, जीरो, प्लस गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, तो वो कितनी है, जो उधारी में पैसे लाए वो 15 लाख करोड़। आपके लायबिलिटी कौन सी आप याद करें, स्मॉल सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ वगैरह में से जो लोन में पैसा आया वो सब जो वापस उसको करना पड़ेगा, वो सब मतलब वो कुल मिलाकर जो भी बड़ी बात है टोटल 15 है। तो टोटल इनकम 50, टोटल एक्सपेंस माइनस 50, बजट डेफिसिट जीरो, प्लस वो क्या है, प्लस बोरोइंग कितना 15, तो जवाब क्या है 15, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। हाँ, तो ये भी करेक्ट है, बोरोइंग के रूप में गिनो तो भी और बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग गिनो तो भी, वो तो वही जवाब आना है। आई गिव यू 30 सेकंड से बाद दिमाग में उतारिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बजट डेफिसिट बराबर क्या, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम के रूप में देखो, मतलब रेवेन्यू कैपिटल दोनों में जो आया उसमें ये मत कीजिए, कोई में कैपिटल नहीं लिखा था, ये वो ऐसा खिचड़ी मत करो, क्योंकि आप देखिए ऊपर जो लाइन है वहां क्लियरली उसने लिखा है ना कि बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो उसने सही लिखा है, वो उसकी बात कर रहा है, मतलब ये जो बॉक्स में लिया उसका ज्यादा उस पर वकील बनने की कोई जरूरत है नहीं। आगे, तो ये फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना है, 15 लाख करोड़, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कितना है, 4.4%। ये बात हो गई। अब सरकार क्या चाहती है कि इसको थोड़ा कम किया जाए, तो 4.4 तक तो लागे। आप याद करें कोरोना में तकलीफ क्या हुई होगी, कोरोना मतलब 2020, उस वक्त सरकार को इनकम के मुकाबले खर्चे बहुत सारे हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ये सब गरीबों को फ्री में राशन दो और बहुत कुछ देना पड़ा, तो उस वक्त फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का परसेंटेज के रूप में 9 हो गई। फिर सरकार का नहीं से धीरे धीरे कंट्रोल में लाना है, तो कभी 6 हुआ, फिर 6.4, 5.6, 4.8 करते करते इसे लाए हैं। तो मतलब आप समझो डे 1 से नीचे नहीं गिरा है, जैसे वो ग्लाइडर होता है वो धीरे धीरे ग्लाइड करके नीचे उतरता है, तो ये ऐसे हो रहा है। तो जब कहा जाए कि गवर्नमेंट इज डूइंग फिस्कल ग्लाइड या गवर्नमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स फिस्कल ग्लाइड, तो क्या बोलना चाहते हैं, वो ये बोलना चाहते हैं भाई इसको धीरे धीरे हम कम करना चाहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज डन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी डेफिसिट। ये फिल्म आई थी 83 वर्ल्ड कप पे, तो वो बजट मतलब उसका खर्चा क्या, करीब 225 से 270 करोड़, बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाया 193 करोड़, ये तो लॉस में गया ना भाई।
क्लियरली बात है, लॉस में गया। लेकिन फिर डायरेक्टर कबीर खान क्या कहते, तुम ये लॉस की बात मत करो, तुम जाके IMDb का रेटिंग देखो ना, 7.5 है, 41,000 पॉजिटिव रिव्यूज, तो ये फिल्म फ्लॉप नहीं है। उसी तरह जैसे जैसे सरकार नई नई योजनाएं लागू करेगी, तो लॉजिकल बात है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी, अगर आप ज़्यादा खर्चे करोगे, ज़्यादा लोन में लेना पड़ेगा। तो जब फिस्कल डेफिसिट काबू में नहीं रहे और जनता और विपक्ष का ध्यान कहीं और ले जाना हो, तो आप क्या कहेंगे? बॉक्स ऑफिस की बात मत करो, मेरा IMDb रेटिंग देखो। तो वो नए नए फॉर्मूला इन्वेंट करते हैं, ऐसा बना प्राइमरी डेफिसिट, ऐसा बना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये नए नए उन्होंने इन्वेंट किया जस्ट टू शो कि देखो ये तो कंट्रोल में है ना, तो फिस्कल डेफिसिट की अब तुम बात मत करो। खैर हम MCQ पास करने, तो हम ये वाले नए फॉर्मूला भी समझेंगे। देखिए, फिस्कल डेफिसिट हमने निकाली कितनी, 15 लाख करोड़। लेकिन पुराने जो लोन्स हैं, उस पर इंटरेस्ट चुकाना है, ब्याज चुकाना है, उसमें खर्चा है 12 लाख करोड़। तो समझो 15 लाख करोड़ तो आपने लोन में लिए बराबर है, लेकिन उसमें से 12 लाख करोड़ तो जा रहे हैं पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने में। तो डिफरेंस कितना है, 3 लाख करोड़। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि देखो पहले जो भी UPA कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले उसकी इसकी सरकारें थी, वो सबने इतना लोन लिया था, उसका ब्याज ही हम तो चुका रहे हैं। हमने खुद से नया लोन कितना लिया, 15 लाख करोड़ का लिया हमने, नया लोन तो केवल 3 लाख करोड़ का लिया है, और वो भी हम ये हाईवे हॉस्पिटल बनाने में यूज करने वाले हैं। इसलिए तुम फिस्कल डेफिसिट को मत देखो, तुम देखो प्राइमरी डेफिसिट कितनी है। तो ऐसा लॉजिक बताने के लिए, जताने के लिए एक नया फॉर्मूला इन्वेंट किया गया है। हाँ, तो फिर से हम याद करें कि देखो इनकम टैक्स, रेलवे, GST, EDC इन्वेस्टमेंट से कमाए 35, सामने सैलरी हाईवे सब्सिडी वगैरह में गए 50, तो मतलब लॉस चला है 15 लाख करोड़ का, तो 15 लाख करोड़ लोन में ले लिए हैं, उसको हमने कहा फिस्कल डेफिसिट। लेकिन नहीं, पुराने लोन का ब्याज जो चुका रहे हैं हम लोग 12 लाख करोड़, उसको आप इग्नोर करें, तो फिर फ्रेश हम कितना ले रहे हैं, ओनली 3 लाख करोड़। बाकी भी लोन तो लिया है 15 का, लेकिन 15 में से 12 तो ये सब मनमोहन सिंह सरकार और बाकी सब लोगों ने जो ओल्ड लोन्स थे उसका इंटरेस्ट चुकाने में जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तो फ्रेश इस साल सिर्फ 3 लाख करोड़ का लोन लिया है। तो दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा डन। सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन्स, फिस्कल डेफिसिट डन। नेक्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के बजट का जो रेवेन्यू पार्ट था कि जिसमें टैक्स का पैसा है, रेलवे टिकट का पैसा है 34 लाख करोड़, और आउटगोइंग जो पार्ट था ये सब सब्सिडी, गरीबों को प्रीमियम बांटना है, सैलरी देनी है स्टाफ को 39 लाख करोड़। तो लॉस कितना है, 34 आया, 39 गया, 5 लाख करोड़ का लॉस है, उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। GDP का 1.5% है ये। अभी ये रेवेन्यू डेफिसिट भी इतनी हाई है, तो सरकार क्या करेगी, 83 मूवी कबीर सिंह, उसको मत देखो, IMDb रेटिंग देखो। तो नया लेके आएंगे, देखो सरकार ने 100 रुपये टैक्स में कमाए, उसमें से 41 तो स्टेट्स को चले जाते हैं, टैक्स डेवल्यूशन जो फाइनेंस कमीशन करता है, गुरुवार के लेक्चर में देखा था। अब ये एक बात हुई, तो यूनियन से स्टेट्स को पैसा जाता है, करेक्ट है, दो तरीके से जाता है। पहला फाइनेंस कमीशन टैक्स डेवल्यूशन में जो दिलवा दे 41, उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ये पंचायती राज बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह को ग्रांट्स में पैसा दिलवा दे, वो दूसरी बात है। ये सब नहीं याद है तो फाइनेंस कमीशन को देख चुके हैं, गुरुवार लेक्चर आप याद करें, वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट, लोकल बॉडीज ग्रांट ये सब हम कर चुके हैं। तीसरा सोर्स क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को अलग अलग योजनाओं के लिए भी पैसा देता है, कि फॉर एग्जाम्पल समग्र शिक्षा स्कीम, उसमें ये सब स्कूल बनाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फसल बीमा योजना, हर एक का पैसा जाता है। चौथा एक और भी सोर्स है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को केपेक्स लोन देता है, जो हमने कल देखा था, लेकिन अभी लोन में नहीं जाना है, सिर्फ हम 3 पे फोकस करें। तो यूनियन से स्टेट में पैसा जा रहा है, एक तो टैक्स डेवल्यूशन का, फाइनेंस कमीशन ग्रांट का, और तीसरा अलग अलग सरकारी योजनाओं का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो अभी आप देखिए यूनियन बजट क्लासिफाई कैसे होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो ग्रांट्स दी गई पंचायती राज बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट सब की, वो सब हम लोग गिनते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, मतलब यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो भी 5 लाख करोड़ इनको दिया है। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे ग्रांट्स दी पंचायत बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, उसमें से कुछ पैसा, उससे तो नए पंचायत बिल्डिंग बनेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बुलडोजर और क्रेन मशीन खरीदी जाएगी। तो असल में ये तो सब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, क्योंकि परमानेंट एसेट्स बन रही हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए बन रही हैं। तो बस सरकार इसको घुमा के बोले देखो इतना माइनस करो, तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा उतना हाई नहीं है। समझते हैं, हमने अभी क्या निकाला कि इनकमिंग ये टैक्स में रेलवे टिकट सब बेच के 34 लाख करोड़, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में खर्चे क्या थे, सब्सिडी सैलरी वगैरह 39 लाख करोड़, तो डेफिसिट कितनी थी, 5 लाख करोड़, जिसको हमने कहा रेवेन्यू डेफिसिट है। अब सरकार क्या कहती है, देखो ये जो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में आउटगोइंग में गया ग्रांट्स का पैसा, पंचायती राज बॉडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब हो गया, तो वो जो करीब 4 लाख करोड़ गए थे, उससे तो पंचायत बिल्डिंग बनेंगे, उससे तो बुलडोजर खरीदे जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो वो सब तो कैपिटल पार्ट था ना, तो ये इधर गलत गया है। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट जो थी कितनी, 5 लाख करोड़, इसमें से ये पर्पल पार्ट मतलब ग्रांट्स जो गई फाइनेंस कमीशन वाला, वो सब आप इग्नोर करें, 4.27 लाख करोड़, तो जब क्या आएगा 97,000 करोड़, जो GDP का 0.3% है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ये क्यों बनाया गया है, जबरदस्ती का दिखाने के लिए कि भाई हमारा सब इतना हाई नहीं है डेफिसिट। आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारिए। हाँ, तो समझिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आए और जनता और विपक्ष का ध्यान अलग जगह रहे, इस कारण से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब कंसेप्ट बनाए गए। और ऐसा नहीं अभी मोदी सरकार ने इन्वेंट किया, ये सब चिदंबरम के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में से उन्होंने ये सब चालू किया था। तो मोदी सरकार बंद क्यों नहीं कर देती भाई, तो उनको भी तो ध्यान ये सब में ना जाए, इसलिए उनको भी मजा आए ना, तो कोई क्यों बंद करेगा, आप मिनिस्टर होंगे आप बंद करेंगे नहीं, अगर आपको सत्ता में बना रहना है। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो क्या हुआ बजट डेफिसिट, तो वो तो जीरो ही आना है। उसमें आप मार्केट बोरिंग ऐड करें, बाजार से उधार लिया 15 लाख करोड़, तो मिल गया फिस्कल डेफिसिट। फिर इन्होंने क्या कहा, नहीं इसमें से तुम पुराने जो लोन थे उसका जो हमको ब्याज चुकाना पड़ा है उसको माइनस करो, तो 15 में से 12 लाख करोड़ माइनस हो गए, तो क्या बचा 3 लाख करोड़, तो ये है प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारी सरकार तो बस इतना ही लोन ले रही है, बाकी सब पुरानी सरकारों का सब कर्मों का फल है हमारे ऊपर, खत्म। कुछ दम है नहीं, कल सुबह उठ के 2 बार खुद से लिखो चार्ट बना के, तो खत्म। हमें बस एग्जाम पास करनी है, दुनिया में क्या अच्छा बुरा है वो सब सुधारने के लिए बाद में काम करना है, पहले एग्जाम पास करनी है, तो उसके लिए रटना है तो हम रटेंगे। अब यहाँ तक तो जनरल चीजें थी, अब थोड़े यही कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी फॉर्मूला दिया तो हमको समझ नहीं है, बाद में कुछ दम है नहीं, बट पे अटेंशन। देखिए जब हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जो भी मान लो 10 रुपये या 10 लाख करोड़ है, तो ये सारा पैसा कहाँ से आया है, स्मॉल सेविंग स्कीम आप याद करें, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, ये सब में से बैंक वालों ने SLR कोटे के नाम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, वो मामला क्या है, पिलर 1 या 2 पर क्या हो, मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, RBI ने कुछ पैसा दिया होगा, मान लो उसने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉर्मली तो नहीं खरीदेगा प्राइमरी मार्केट में, पर मान लो कोई इमरजेंसी तो उसने कुछ लोन दिया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, जापान की बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसा फॉरेन कंट्री से भी करीब 23,000 करोड़ जो भी आया है। तो वेन वी से ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या है, सकल, यानी सब कुछ,
तो सब कुछ में सब कुछ आ गया। ये देशी विदेशी सब जगह से जितना पैसा है ये सब आप ऐड करो, लोन का पैसा जो, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ये जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है मान लो 10, उसमें से आपने नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी मान लो 1 रुपया है, वो माइनस करना है, तो फिर आपको मिलती है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। इसमें आप समझो ग्रॉस शब्द हटा दो, बात में कुछ दम है नहीं, अभी तो हमने पढ़ा भाई, ग्रॉस शब्द हटा दो तो क्या है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस पुराने लोन के ब्याज चुकाने हैं, हाँ तो क्या जवाब है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। करेक्ट। लेकिन एनसीईआरटी वालों को नहीं, थोड़ा वोकल कैसे रहेगा हमारा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ये 2 वाले इसके इंसेप्शन के बनाते हैं तभी मजा आता है। अब आपको प्रश्न आएगा, चलो बराबर है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन, तो हमारा जवाब है प्राइमरी डेफिसिट। अब यहाँ जो मैंने कहा नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, ये क्या है, याद इसलिए रखने क्योंकि एनसीईआरटी में अदरवाइज आई वुड नॉट पुट दिस बर्डन ऑन यू। हाँ तो देखते हैं, देखिए ये जो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी है इसका मतलब ये है, मान लीजिए ओएनजीसी ने सरकार से लोन में पैसा लिया, ओएनजीसी ने अपने बॉन्ड इशू किए थे, गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट किया था, तो ओएनजीसी वाला अब सरकार को ब्याज देगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यूनियन मान लो 3 रुपये, सामने मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर्स ने हमने लोन दिया था, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी थी, तो इंटरेस्ट टू बी पेड बाय यूनियन, तो अब तो मोदी सरकार मुझे लोन का ब्याज चुकाएगी ना, तो ये +4 है। तो समझिए गवर्नमेंट को कहीं से इंटरेस्ट आता भी है ओएनजीसी से, और कहीं वो इंटरेस्ट देती भी है मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स को, तो कुछ माइनस है कुछ प्लस है, इसका आप डिफरेंस निकालो तो आप कहेंगे शुद्ध जवाब आया, शुद्ध को क्या बोलते हैं, नेट। तो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी होगी भाई, +3 ओएनजीसी से आया, -4 गुना ले जा रहा है, तो जवाब क्या आएगा, आपके माइनस आना चाहिए, पर यहाँ पर साइन एनसीईआरटी की फॉर्मूला ऐसी, वो साइन ऐसे बनाएगा कि जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है यूनियन उसको माइनस लिखना है, तो -3, और यूनियन गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को जो ब्याज दे रही है उसको आपको प्लस लिखना है, +4, तो +4 -3 तो जवाब क्या आएगा, +1। बात में कुछ दम है नहीं, आई गिव यू 30 सेकंड्स, आप उतारिए। सरकार ब्याज कमा रही है उसको माइनस लिखना है इस फॉर्मूला के लिए, और सरकार जो ब्याज पे कर रही है उसको प्लस में लिखना है केवल इस फॉर्मूला के लिए, तो हमको नेट मिलता है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। मतलब सरकार ने इतनी तो ब्याज का बोझ है, देता है जो किसी को देना है, बस, तो फिर वो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी वो इस साइड जाएंगी। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो भी 10 था उसमें से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी अब क्या है, यहाँ माइनस करना है कि माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, तो जवाब आएगा वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो बस ये सिंपल सी चीजें याद रखनी है, पहले तो ग्रॉस ही भूल जाओ, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटी, हाँ तो प्राइमरी डेफिसिट मिला, फिर इनको क्या कि नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी करना था, तो उसमें कुछ नहीं कि सरकार को भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है और सामने सरकार ने भी कुछ इंटरेस्ट पे करना है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं वो होता है नेट, तो उतना जो एडजस्ट किया बस उतनी बात है। अब इसके आगे नहीं जाना, तो फिर प्राइमरी डेफिसिट और ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम है, असल में अलग भी हो सकता है। फिर एक नेट प्राइमरी डेफिसिट की क्या फॉर्मूला की, ये सब में हम नहीं जाएंगे, वो ऐसी बात है कि जो मरा वो कौन था अश्वस्थामा, आदमी मरा क्या हाथी मरा, मेरा जवाब है मेरे को नहीं पता, और मैं पता करने जाऊंगा भी नहीं, दैट विल बी इनएफिशिएंट वे टू प्रिपेयर। एनसीईआरटी में जितना दिया उतना रटिया काफी है, और उसमें भी सब कुछ नहीं रखना है, जितना काम का लगे उतना ही रखना है। इकोनॉमी इज नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और भी पढ़ना है आपको। कल सुबह उठ के 2 बार आप लिखेंगे, फिर इसकी जो भी बुधवार टेस्ट होगी उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इसमें नया क्या आ सकता है, तो थियरी में नहीं तो कुछ बदलनी है नहीं, मैक्सिमम इसका डेटा बदल सकता है, अगले साल मान लो 16 लाख करोड़ है, तो हम फ्री सीरीज में पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम की अगली रात इंडेक्स देखना है, नहीं याद है तो उसको खोल के देखना है, तो बाद में देख लूंगा कर लूंगा, ये नहीं फैक्ट पढ़ लिया निपटा लिया, डन एंड डस्टेड, आगे बढ़ो। एग्जाम पास करने की आग अंदर से लगनी चाहिए, शेरो शायरी करके मैं घोड़े को नदी तक ला सकता हूँ, पानी उसको खुद से पीना है। तो हमने समझ ली डेफिसिट के प्रकार और उसकी फॉर्मूला। अब कुछ और चीजें जो खत्म करनी है हमें इसी फ्लो में, उसके बाद मतलब समझो 10 मिनट और पढ़ते हैं फिर ब्रेक करते हैं। मान लीजिए शाहरुख खान फाइनेंस मिनिस्ट्री है और काजोल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इनकम मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी 10,000 करोड़ है, और खर्चे हैं अलग अलग स्कीम चलाने के 12,000 करोड़, तो लॉस में चल रहा है, मतलब उधार लेना पड़ेगा 2000 करोड़, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट, ये तो अभी हमने पढ़ा, वहाँ तक बराबर है। अब ये जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो असल में एक संस्था है, सरकारी संस्था है, जिसका काम है किसानों से अनाज खरीदना और फिर ये सब गरीबों को फ्री में बंटवाना। इसके बारे में हम लोग पिलर 6 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में और आराम से पढ़ेंगे, अभी हम लोग सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन में है। तो अभी आप समझो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2000 करोड़ का तो लोन ले लिया, लेकिन फिर ये जो योजना चलानी है वो उसमें और पैसा खर्चा कर रहे हैं 5-7 हज़ार करोड़ का, तो असल में अभी और उनको लोन लेना पड़ेगा, इसको शाहरुख खान को, लेकिन वो अभी और लोन लेने जाएगा तो पापा बच्चन और मम्मी जया बहादुरी वो डांटेंगे कि पापा बच्चन कौन है पार्लियामेंट, तो कभी खुशी कभी गम हो जाएगा उसमें। तो अभी शाहरुख खान को मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को शर्म आएगी कि 2000 करोड़ तक मैं बोरो कर रहा हूँ, बराबर है, ज़्यादा बोरो करूंगा तो मैं रडार में आ जाऊंगा और मुझे पार्लियामेंट मतलब मम्मी पापा डांटेंगे, इसलिए फिर वो क्या कहेगा कि देखो एफसीआई तुम अलग से बिना पार्लियामेंट को बताए तुम चुपके अलग से लोन लेके आओ ताकि मुझे पार्लियामेंट में शर्मिंदा नहीं होना पड़े। तो डियर वाइफ एफसीआई प्लीज बोरो 7000 करोड़ बाय योरसेल्फ, मैं मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री लोन नहीं ले रहा हूँ, तुम अलग से लोन लेके आओ एफसीआई, क्योंकि मुझे पार्लियामेंट के रडार में नहीं आना है। तो ये जो 7000 करोड़ और एक्स्ट्रा लोन ले लिया इन लोगों ने, इसे क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट तो बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने छुपा दिया, तो ये तो अलग से जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ईबीआर, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। हाँ तो ऐसा ही हो रहा था कुछ समय कि 2020 के बजट में उन्होंने कहा कि 8 लाख करोड़ रुपए की उधारी लेनी पड़ेगी, तो फिस्कल डेफिसिट 8 लाख करोड़ है, मतलब जीडीपी का 3.5%, और ये जो सब गरीब किसानों से अनाज खरीदना है, गरीबों को फ्री में बांटना है, ये सब योजना का 1 लाख करोड़ की कुछ सब्सिडी जा रही है। लेकिन आप समझिए पैरेलली और 10 स्कीम भी चलानी है इनको, असल में ये इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव है, 8 और ये कितना 9 लाख करोड़ का लोन लेना चाहिए उनको, लेकिन इतना ज़्यादा लेंगे तो फिर पार्लियामेंट में डांट पड़ेगी। तो सरकार ने क्या किया कि एफसीआई को ये 1.2 लाख करोड़ रुपए दिए ही नहीं, सब्सिडी नहीं दी, तुम अपने हिसाब से एफसीआई तुम मैनेज करो, तुम लोन में ले लो, बाद में सेटल करेंगे ताकि हमारे 8 लाख करोड़ कहीं और जाए। तो मतलब और एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ एफसीआई लोन में ले रहा है, जो फिस्कल डेफिसिट में हाइड हो रहा है, छुपाया जा रहा है, क्योंकि वो अलग से लोन ले रहा है, तुम अलग हो, अभी वैसे हम हस्बैंड वाइफ है लेकिन नहीं अभी तुम अलग हो फॉर दिस पर्पस। तो एफसीआई इज फोर्स्ड टू बोरो मनी टू रन द स्कीम्स। अब वो कहाँ से लोन में पैसा लेता है, तो आप याद करें, ये सब जो स्मॉल सेविंग स्कीम थी, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के नाम पे फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह, उससे पैसा आता है जो भी पोस्ट ऑफिस में गया,
और वहाँ से ये जो भी स्मॉल सेविंग फंड है वहाँ से ये लोग नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से एफसीआई वाला और एक्स्ट्रा लोन ले रहा है 1 लाख करोड़ का। तो यानी सरकार 8 लाख करोड़ का लोन ले रही है, ये 1 लाख और ले रहा है, तो 9 लाख करोड़ होना चाहिए। पर 9 लाख करोड़ दिखे नहीं, इसलिए उन्होंने क्या बोला, फिजिकल डेफिसिट सिर्फ 8 है। ये कि ये तो तुम मत देखो, ये अलग चीज़ है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है ये। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, बजटेतर संसाधन, दे आर हिडन फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट। पार्लियामेंट की स्क्रूटिनी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कम होती है। फाइनेंस कमीशन ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, निंदा की है। ये सब ग्राफिक्स के जरिए। मतलब मुद्दा तो एक ही लाइन का है कि सरकार के बजट में बताती है कि हम लोन इतना ले रहे हैं, पर उसमें से पैसा कुछ संस्थाओं को रिलीज नहीं करती ताकि उनको और एक्स्ट्रा लोन लेना पड़े। तो असल में लोन बड़ा लिया जा रहा है, पर कुछ छुपाया जा रहा है। वो छुपाया जा रहा है, वो सब क्या है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो 2018 से लेकर 20 तक मतलब सरकार यही सब कर रही थी। 1.48 लाख करोड़ के एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज हो गए। फिर तो फाइनेंस कमीशन ने भी काफी क्रिटिसाइज किया कि ये सब आप बंद करो, ढंग से चलाओ सब चीजें, वरना ये इकोनॉमी के लिए, गवर्नेंस के लिए ठीक बात नहीं। तो जो भी इनको थोड़ी शर्म आई होगी तब से नहीं करेंगे। 2022-23 आप देखिए कि इन्होंने उसके बाद से एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज लेना बंद कर दिया है। मतलब अब जितना भी लोन लेना होता है वो खुद से बता देते हैं क्लियरली, और जो भी नीचे सरकारी संस्थाओं को देना दे देते हैं। ऐसा नहीं कि अलग से उनको बोला जाए कि तुम जाके और एक्स्ट्रा लोन लेके आओ। अभी आप समझिए कि मान लीजिए एक बजट है 2022 का, उसमें फिजिकल डेफिसिट 16 लाख करोड़। तो यानी इस साल 2022 में हम नया लोन ले रहे हैं 16 लाख करोड़ का। लेकिन उससे पहले मनमोहन सिंह वाजपेयी सबके जमाने में उन्होंने मान लो 25,000 करोड़ लोन में लिया है, और वो 20 साल का लोन है, तो अभी तक वो चुका नहीं होगा, वो तो आउटस्टैंडिंग लोन है। उसी तरह देवगौड़ा से लेकर नरसिम्हा राव के जमाने में उन्होंने मान लो अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से 5,000 करोड़ रुपए लोन में लिया हो, और वो 50 साल का लोन लिया हो, तो वो भी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो ये सब आउटस्टैंडिंग आप निकालोगे जितना अभी तक चुकाया नहीं है, तो प्रेस तो मान लो जो भी 15 लाख करोड़ इस साल का है, लेकिन पुराने सालों का भी तो इतना ज़्यादा चुकाना बाकी है। तो करीब 115 लाख करोड़ का इंटरनल डेट, ये सब जापान, यूरोप, वर्ल्ड बैंक से 6 लाख करोड़ का टोटल एक्सटर्नल डेट है। तो कुल मिलाकर 121 लाख करोड़ का पब्लिक डेट है। मतलब मेरे आपके सबके सर पे इतना कर्ज का बोझ है जो अभी तक चुकाना बाकी है। वैसे मोदी सरकार ऐसा नहीं, पुरानी जितनी सरकार जिनका अब तक वो फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है, जितना आउटस्टैंडिंग बकाया है, दैट इज वन थिंग। अब ध्यान दीजिएगा, तो पब्लिक डेट कितना 121, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से आप लाए, तो ये 121 हुआ। इसमें आपको अदर लायबिलिटी ऐड करनी है, वो करीब 12 लाख करोड़ है। अदर लायबिलिटी में क्या आएगा आप याद करें। ये जो पब्लिक डेट है वो सब हम बात क्या करें कि कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आया होगा, लोन का पैसा और टैक्स का पैसा आप जानते हैं किधर आता है, सीएफआई में। उसके अलावा अदर लायबिलिटी के नाम पे पब्लिक अकाउंट में कुछ पैसा जाता है। आप याद करें, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, पोस्टल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ, उसमें से कुछ पैसा सरकार अपने पास लोन में लेगी, ईपीएफओ का कुछ पैसा शेयर बाजार में जाएगा, ये सब चीजें। लेकिन अल्टीमेटली जो डिपॉजिटर है या जो इन्वेस्टर है, वो तो फर्क नहीं समझता ना कि सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड क्या है, पब्लिक अकाउंट क्या है। वो तो ये कहेगा सरकार ने मुझसे पैसा लिया था, सरकार मुझे पैसा वापस करे। तो ये सब कुछ किसकी लायबिलिटी है, सरकार की लायबिलिटी है। कितनी है, 12 लाख करोड़ की। तो ये दूसरी बात हुई। ये सब समझो, पोस्टल सेविंग, पोस्टल इंश्योरेंस, ईपीएफओ, ये जितना पैसा उसमें फंसा है, प्लस कुछ कुछ साल सरकार ये जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज कभी खुशी कभी कम, मैंने आपको अभी दिखाया एसआरके वाला केस, उसमें मान लो 1 लाख करोड़ वो है, वो भी किसी दिन तो चुकाने पड़ेंगे। तो आप इसको ऐड करो, पब्लिक डेट प्लस अदर लायबिलिटी प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, तो जब आए जो भी 134, इसको क्या बोलते हैं, टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी मतलब क्या, इतना सारा पैसा सरकार ने किसी दिन सबको वापस करना है। आई गिव यू 30 सेकंड, ये लॉजिक दिमाग में होता है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल पब्लिक डेट, उसमें अदर लायबिलिटी प्लस ईबीआर बिकम्स टोटल लायबिलिटी। इस स्लाइड में देखिए 20 सेकंड, सेम बात है। आते ही आपके हैंडआउट में भी ग्राफिक्स दिया है, तो याद रखना है। अभी ये जो मैंने आपको बताया करीब 134 लाख करोड़, ये 2021 का डेटा है। आप कहें मुझे लेटेस्ट डेटा तुम क्यों नहीं दिया, उसका कारण है पिछले कुछ सालों से सरकार ने वो डेटा टेबल लिखना ही बंद कर दिया है। पहले इकोनॉमिक सर्वे में सब लिख के देते थे, आजकल वो क्या करते हैं, लिखते नहीं है। क्योंकि आप समझो लिखेंगे और जवाब ये आ गया मान लो 200 लाख करोड़ सपोज, तो फिर ऑपोजिशन पार्टी क्या करेगी कि भारत देश की आबादी जो भी है 144 करोड़ या कुछ, उसे डिवाइड करके कहेंगे देखो हर एक आदमी के सर पे 2-2, 5-5 लाख रुपए का कर्ज का बोझ है। जब हमारी सरकार थी तो वो कम था, तो मोदी सरकार ने ये वो मतलब उसका सब इतना टूलकिट चले कि सरकार परेशान है। तो सरकार ने आसान रास्ता निकाला है कि डेटा देंगे ही नहीं, देंगे नहीं तो पता क्या चले। अभी कोई आरटीआई करके लेके आए तो समझो वो तो कहीं कब दिखेगा, उसको इतनी ग्रेटर विजिबिलिटी नहीं मिलती जितनी इकोनॉमिक सर्वे को मिलती है। पहले इकोनॉमिक सर्वे में एकदम सिंपल डेटा सेट्स वो दे देते थे सारे, आजकल वो देते नहीं है। तो जब मुझे नहीं पता तो मैं आपको लेफ्ट राइट करके अभी आरटीआई करके लाना नहीं है, उसकी स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स में सब ढूंढ ढूंढ के निकालना नहीं है। जनरल आईडिया हमको फॉर्मूला का लेना था, ले लिया। आज की तारीख में भी कितना होगा, या तो इतना होगा, ज्यादा होगा, 130 लाख करोड़ या उससे ज्यादा होगा। नाउ 5 मिनट और फिर ये खत्म होता है, ये सेगमेंट एक जोन में अभी हम लोग हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, फिर एक नया टॉपिक चालू होगा। देखिए आरबीआई इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, उसमें पैसा आएगा और सरकार को जाएगा लोन में। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके कुछ प्रकार होंगे। कुछ ऐसी होंगी जो फिक्स इंटरेस्ट पे इशू की कि 60% ब्याज वाली एक सिक्योरिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, हम आपको प्रिंसिपल प्लस 7% इंटरेस्ट देंगे। तो कुछ फिक्स इंटरेस्ट वाली। कुछ ऐसी होंगी जो फ्लोटिंग, मतलब जो चेंज होते रहेगा। आप पिलर 1 से याद करें कि लिबोर मतलब लंदन में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसके ऊपर 2% ज्यादा देंगे। तो अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोग निकालें तो इसका तो इंटरेस्ट ऊपर नीचे जा सकता है, डिपेंड करता है लिबोर का क्या हुआ लंदन में। पिलर 1 से याद होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स। तो कुछ ऐसे भी लोन्स आरबीआई भारत सरकार को इन्वेस्टर से उठा के देता है। तीसरा होता है ऑप्शन। ऑप्शन वाला कैसे होगा कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी, लेकिन उस पे इंटरेस्ट पहले से डिक्लेयर नहीं करेगी। वो इन्वेस्टर को बोलेगी तुम कितना ऑफर कर रहे हो या तुम किस ब्याज पे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो। तो ये पहला इन्वेस्टर है, मुझे तो 60% ब्याज मिले तो ही मैं दूंगा, नहीं तो मैं तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालूंगा। दूसरा इन्वेस्टर ने मुझे आप 6% ब्याज भी दे दो तो मैं तो रेडी हूँ। तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो भी एकदम लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देने को तैयार है उस इन्वेस्टर से आरबीआई पैसा लेगी। तो आरबीआई जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उसको अलॉट करेगी, जो कम में मान जाए कि मान लो फर्स्ट इन्वेस्टर से 6, सेकंड से 7, तो 6 वाले को दे देगी। तो आरबीआई ने पहले से तय नहीं किया था कि क्या ब्याज होना चाहिए। किसने तय किया, मार्केट ने तय किया, नीलामी के अंदर। इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट रेट। अब मार्केट रेट पे इसको मिला है कितना, 6% इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यस गवर्नमेंट ये भाई साहब को 6% ब्याज देगी, तो वो तो फिक्स हो गया टिल मैच्योरिटी 5 साल के लिए मान लो। लेकिन पहले तो मार्केट ने डिसाइड किया कि वो क्या होना चाहिए, तो ये फिक्स तो हुआ, लेकिन वो मार्केट ने तय किया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मार्केट रेट वाला या ऑप्शन वाला।
तो यस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स, फिक्स इंटरेस्ट वाली, फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाली, और तीसरी होती है मार्केट रेट वाली। दूसरा मार्केटेबल डेट, कि आरबीआई ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की 5 साल के लिए, इन्वेस्टर ने खरीदी, फिर उसको तीसरे साल एग्जिट करना है कि मुझे कुछ और अभी इन्वेस्ट करना है, मुझे बेच लेके जाना है, गोल्ड जैसा करना है। हाँ, तो सेकेंडरी मार्केट में किसी और को बेच के निकल भी सकता है, फिर अल्टीमेटली आरबीआई उस आदमी को पैसा वापस करेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्केटेबल। मार्केटेबल मतलब क्या, जिसको बेच सकते हैं, मतलब आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी और को आगे बेच सकते हैं। तो फिर नॉन मार्केटेबल क्या है, जिसको आप बेच नहीं सकते आगे। कि मान लीजिए आरबीआई नाबार्ड नाम की संस्था को 5 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, तो नाबार्ड उसमें मान लो 10 करोड़ आरबीआई को दे, आरबीआई सरकार को दे। लेकिन नाबार्ड ऐसी संस्था को जो बॉन्ड आरबीआई देती है या बेचती है, उसमें लिखा होता है दिस इज नॉन मार्केटेबल, मतलब नाबार्ड ये 5 साल का है तो 5 साल अपने पास रखना पड़ेगा, वो इसे रीसेल नहीं कर सकती किसी और इन्वेस्टर को सेकेंडरी मार्केट में। तो नाबार्ड विल हैव टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। नाबार्ड तो एक एग्जांपल है, ऐसी और संस्थाओं के साथ ये करते हैं ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन मार्केटेबल डेट। आपको प्रश्न होगा तो नॉन मार्केटेबल क्यों रखा भाई, आगे बेचने तो बेचारे पे रहम करो। तो समझो आगे बेचने देगा तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड ऊपर नीचे हो जाएगी जब सेकेंडरी मार्केट में अलग भाव में बेचा जाता है। ये मामला क्या, पिलर 1 2 में याद रखो, याद करें आप। और फिर ऊपर नीचे होगी तो भी ऑपोजिशन पार्टी वाले हंगामा, ये सरकार ठीक से नहीं चल रही, कोई हो रहा है, और उसको देख के फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाएंगे, देखो यील्ड में ये चेंज आ गया और वहां पर इतना आर्बिट्राज है अमेरिका के अंदर। वो सब पंचायत में नहीं जा रहे हैं। ये सब पंचायत से बचने के लिए या ये सब नेगेटिव पीआर से बचने के लिए आरबीआई कुछ ऐसे लोन जारी करवाएगा भारत सरकार के लिए जो नॉन मार्केटेबल होते हैं। खैर, भारत सरकार ने जितना पैसा लोन में लिया है उसमें ज्यादातर, मान लीजिए 6 किलो जितना लोन इंटरनल भारतवासियों से लिया है, रूपी करेंसी में लिया है, फिक्स वाला लिया है, लॉन्ग टर्म वाला लिया है, एक बात हुई। और कम लोन मतलब मान लो सिर्फ 2 किलो लोन ही एक्सटर्नल अमेरिका यूरोप से लिया है, फॉरेन करेंसी डॉलर यूरो में लिया है, फ्लोटिंग मतलब क्या, वो लिबोर मीबोर ऐसा कोई इंटरनेशनल बेंचमार्क से चेंज होने वाला टाइप का लिया है, और शॉर्ट टर्म वाला लिया है। तो ये कंपोजिशन है कि मेजॉरिटी ऑफ डेट इज इंटरनल रूपी डिनोमिनेटेड, फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म, और माइनॉरिटी कैसा है, एक्सटर्नल करेंसी, फॉरेन करेंसी वाला, फ्लोटिंग और शॉर्ट टर्म वाला। अब यहाँ पर भी आप समझिए जो मार्केट रेट पे इशू हुआ 6%, उसके बाद तो वो फिक्स हो जाएगा कि 6% उस इन्वेस्टर को मिलेगा नीलामी के बाद। तो इस वर्ड्स को ट्विस्ट करके कुछ बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं, पहले आप हैंडआउट आज की जो हम पढ़े उसको आप खत्म करें, कल रात हम जब वापस मिलेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना, अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में ट्राई दिस क्वेश्चन ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes. Thirty more seconds. हाँ, तो आपको क्या लगता है, वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अंकिता, नवजोत, सीमा, शांतनु, मोनू, मानव, अर्जुन, दिव्यांशु, वंशिका, संभवी, अब्दुल्ला, यशस्वी, ऋत्वी, रुद्र, महेंद्र, कृष्णा, सौरव, अभिषेक, अदिति, अंजलि, फैजान, मुनाजा, आशु, अंकित, शालिनी, सौम्या, यश, अविनाश, ये सब लोग। फिर अमल, अमर, सत्यम, रजनीश, दृष्टि, स्वर्णिम, प्रीति, विकास, मेघा, आलोक, नदर्स, करेक्ट आंसर्स। देखिए, हाईवे देश के लिए एसेट है, यस। एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में लिखेंगे, यस। तो अगर वर्ल्ड बैंक केंद्र सरकार को लोन में पैसा देगा हाईवे बनाने का, क्या कैपिटल रिसीट, यस। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन में पैसा दे, तुम भी हाईवे बनाओ, तो यूनियन गिविंग लोन्स टू स्टेट टू बिल्ड हाईवे, तो ये क्या हुआ, लोन दिया मतलब क्या, डेट फाइनेंस, यस। तो इसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। अभी
आप याद करें पिलर 1 बी कि ये सब बैंकों ने बैड लोन के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल जमा करना होता है जिसे हम कहते हैं बासेल लोन्स। सरकारी बैंकों के लिए तकलीफ थी तो यूनियन ने उनको क्या कहा कि तुम हमें अपने एक्स्ट्रा शेयर्स दे दो, हम तुमको पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर वो क्या रहा है, यूनियन बाइंग एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफ सरकारी बैंक्स फॉर बासेल रिकैपिटलाइजेशन। और एसबीआई को पैसा मिला वो क्या है, शेयर मतलब इक्विटी, और पैसा मिला फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस। और इसको आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनियन का पैसा आउटगोइंग जा रहा है। करेक्ट। इक्विटी भी असल में फाइनेंशियल एसेट लॉन्ग टर्म वाला तो कैपिटल साइड में आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह भारत सरकार खुद ओएनजीसी में मान लीजिए 100 में से 90 शेयर होल्डिंग यूनियन गवर्नमेंट की और वो किसी को बेचती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो पैसा है तो वो सब क्या होगा, शेयर यानी इक्विटी के साथ जुड़ा ट्रांजैक्शन, तो कैपिटल लिस्ट में लिखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। कुल मिला के बात ये है कि जो भी एसेट्स हैं शेयर बॉन्ड लोन वगैरह उसके ट्रांजैक्शन कैपिटल पार्ट में आते हैं, रेवेन्यू पार्ट में नहीं आते। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, यानी डेट फाइनेंसिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर है, पर इक्विटी फाइनेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तो गलत है ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। सो सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट क्या बोला है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कोई भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए आप खर्चा करें वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हाईवे हॉस्पिटल बनाना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और मान लीजिए किसी बुक म्यूजिक मूवी सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट लिया जाए, खरीदने के लिए पैसे दिया जाए, वैक्सीन का पेटेंट खरीदने के लिए पैसे दिए जाए, तो ऐसी कुछ भी टेक्नोलॉजी आप एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए भी जो खर्चा हुआ है सब टेक्नोलॉजी आपकी एसेट बन जाने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए जो भी पैसा खर्च किया वो क्या कैपिटल पार्ट में जाएगा। तो ये एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, एसेट है, या हम ये कहें कि लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट है। तो वन इज करेक्ट, टू इज रॉन्ग। सो द आंसर इज ये वन ओनली, वन ओनली। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने फॉर्मूला खत्म कर दी बस, तो वी आर आउट ऑफ द वुड्स, मतलब दिमाग खर्च करना था वो फॉर्मूले में खर्च करना था। अब सारी बातें आएंगी वो सब लॉजिकल बातें आएंगी। तो हमने डेफिसिट के टाइप देख लिए, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज देख लिए, अब सारी बातें लॉजिकल कॉमन सेंस वाली। हमने अब तक क्या देखा, सरकार को 15 लाख करोड़ का लॉस चला है, डेफिसिट है, वो डेफिसिट कहीं से पूरा करना है, घाटे का वित्त पोषण, डेफिसिट फाइनेंसिंग, उसके लिए नए नोट छाप नहीं सकते वरना महंगाई बढ़ जाएगी, टैक्स ज्यादा बढ़ा नहीं सकते वरना पब्लिक को तकलीफ होगी, तो लोन में पैसा लेना पड़ेगा 15 लाख करोड़ रुपीस, जिसको हमने बोला फिस्कल डेफिसिट है। अभी ये जो फर्स्ट ऑप्शन था कि क्यों ना नोट छाप दिया जाए, सरकार को जितना लोन चाहिए सेंट्रल बैंक को बोलो ना उतना नोट छाप दे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, उसमें जर्मनी को बोला गया कि तुमने ये ब्रिटेन और फ्रांस सबका लॉस करा युद्ध करके, तो तुम पैसा दो, रेपरेशन कॉस्ट। तो जर्मनी का कोई बात नहीं, दे देना, नोट छाप देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, मतलब जितना घाटा था उतने नोट छाप दो, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, घाटे का मुद्रीकरण। तो इससे क्या होगा, ऐसे करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, क्योंकि पैसों का सप्लाई बढ़ जाएगा, मार्केट में उतना सामान तो है नहीं। तो भाई साहब इतना पूरा कार्ड भर के जा रहे हैं तब जाके ब्रेड का एक पैकेट आएगा। ये मैंने सोचा कि करेंसी नोट का कोई वैल्यू है ही नहीं अब तो इसको जला के मैं सिर्फ अपने हाथ सेकती हूँ। ये सब बाजार में पैम्पलेट पड़े होते हैं, ऐसे करेंसी नोट पड़े, कोई उठा भी नहीं रहा है, ये बच्चे उसकी पतंग चला रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको बहुत करेंसी नोट लेके जाओ तो 1-2 ग्राम कुछ खाना हाथ में आए। इसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन कार्ड फुल ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय वन पैकेट ऑफ ब्रेड। इसके बारे में पिलर 4 ई इन्फ्लेशन में हम लोग देखेंगे। तो यानी ये जो मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट है कि पैसा प्रिंट कर देना लोन चुकाने के लिए, ये तो ठीक बात नहीं है। ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग, एक फिल्म थी बंधन, उसमें सलमान खान पूरी फिल्म में एक डायलॉग बोलता है, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। तो जीजा जी अगर कहें मुझे अपनी पूरी जायदाद दे दो मैं दे दूंगा, जीजा जी कहेंगे मुझे पैसा चाहिए दे दूंगा, बस जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। तो मान लीजिए सलमान आरबीआई हो और उसके जीजा जी हो प्राइम मिनिस्टर, और अगर उनका ऐसा रिलेशनशिप हो तो आप क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट। इस जीजे को जब लोन चाहिए बोल दे आरबीआई को, और आरबीआई जो जीजा जी कहेंगे वो मैं लिए लो पैसे, तो अपने पास पड़े होंगे वो दे देगा, नहीं पड़े होंगे तो प्रिंट करके दे देगा। तो व्हाटएवर अमाउंट ऑफ लोन गवर्नमेंट वांट्स द सेंट्रल बैंक विल गिव फ्रॉम इट्स ओन फंड्स, और अगर नहीं होंगे इफ नॉट, मतलब सरकार की आरबीआई के पास पैसा खत्म हो जाए कोई नहीं, प्रिंट करके भी मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसा होता है ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट। तो आजादी से लेके लगभग 80s 90s तक ऐसा ही चला। उसके बाद कुछ रिफॉर्म लिए गए। अब रिफॉर्म ऐसे लिए गए कि दबंग फिल्म में सलमान और उसके पिता विनोद खन्ना का जो रिलेशन है, फिर ठीक है, मतलब पिता तो पिता की तरह रहो, फिर हर जगह वो उसकी बात नहीं मानता है। मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग, कि यहाँ आरबीआई या सेंट्रल बैंक वो केवल एक मैनेजर का काम करता है, पब्लिक डेट मैनेजर का, और जो भी सरकार को लोन चाहिए उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलिजिबल सब इशू करके इन्वेस्टर से पैसा लेके सरकार को देता है, खुद के पॉकेट से नहीं, पॉकेट से नहीं। पिलर 1 याद करें कि कैसे वो प्राइमरी मार्केट में खुद खरीद नहीं सकता नॉर्मल सिचुएशन में। तो आपको मैं मार्केट से लोन दिलवाऊंगा, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं नहीं करूंगा। और जब ऐसा होगा क्या मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग, तो पहले क्या था ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग, अब क्या है मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग। मतलब सलमान तो वही आरबीआई, लेकिन आरबीआई का एटीट्यूड चेंज हो गया। तो टाइमलाइन समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, 80s तक एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम था। एडहॉक मतलब क्या, अस्थायी टेम्पररी, या एडहॉक मतलब जब मर्जी होगी, कि जैसे ये सब टीचर होते हैं उनको आजकल परमानेंट जॉब नहीं देते, एडहॉक है वो फैकल्टी, मतलब जितनी दिन मर्जी सरकार के फिर निकाल देगी। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल मतलब क्या, जब मन चाहता प्रिंट करवा के इतना आपको लोन दे दो, और फिर आरबीआई की मदद से वो पैसे आरबीआई को बोलेंगे कि तुम इसको खरीद के हमको एडहॉक पैसा टेम्पररी जब लोन चाहिए दे दो, विदाउट एनी लिमिट्स, क्योंकि हम आपकी जीजा है। फिर 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह का ये सब ठीक नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट शुड नॉट बी एबल टू ऑटोमेटिकली फाइनेंस इट्स डेफिसिट फ्रॉम आरबीआई, कि आरबीआई का काम पब्लिक डेट मैनेजर का है, उसका काम आपका साला बन के आपका सब बोझ उठाना नहीं है। तो अब से हम करेंगे मार्केट बोरिंग सिस्टम, और अगर टेम्पररी कुछ मिसमैच हो गया तो हम आरबीआई के पास जाएंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, वेज एंड मींस एडवांसेस। वो क्या था, पिलर 1 सी शेयर मार्केट में हम शुरू में ही देख चुके हैं। तो 94 में उन्होंने बोला, फिर धीरे धीरे 97 के आसपास सब चीजें इंप्लीमेंट भी होती है। 94 में उन्होंने अनाउंस किया कि अब से हम ये करेंगे। तो एक प्रकार से आप समझो ये जो बंधन था जीजा साला का, ये बंधन टूट कब गया, 1994 में, जब मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं ऐसा आरबीआई पर हम बोझ नहीं डालेंगे, मार्केट बेस्ड हमारा सिस्टम होना चाहिए। तो उसके बाद समझो जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी कि मुझे कितना रेपो रखना है, कितना एसएलआर, वो अपने हिसाब से आरबीआई करे, उसको उधर देखना है कि वो क्या बम फोड़ने वाले हैं, उस हिसाब से मैं अपना पहले से संभाल के रखूं। उसके बाद वर्ष 2003 में एक नया कानून बनता है, एफआरबीएम एक्ट। उसमें और भी ज्यादा लीगल लिमिट्स है कि मान लो रेवेन्यू डेफिसिट 0 कर दो, फिस्कल डेफिसिट 3% कर दो, वो क्या है, एक ब्रेक के बाद हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी लेटेस्ट जीपीएससी परीक्षा में एमसीक्यू पूछा, करेक्ट तो मैंने मार्क कर दिया, आपको मैं 40 सेकंड देता हूं, इसको पढ़िए। हाँ, तो पूछ क्या रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है, जो हमने पिलर 1 2 में देखी थी, और फिस्कल पॉलिसी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, जो हम ये सेकंड पिलर में देख रहे हैं, तो ये दोनों स्वतंत्र कैसे हो गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से ये तो सेंस नहीं बना रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने के ये भी सेंस नहीं बना रहा है। तो फिर आंसर कुड बी आइदर सी और डी।
ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोली, उसको बोला 2 से 6 टका के बीच में आप महंगाई को काबू में रखो, रेपो रेट ऐसे करना है। ये भी हमने 1 2 में देखा था। या तो ये जवाब हो सकता है और नहीं तो फिर ये सी जवाब हो सकता है। सो वी आर 50-50। एनीवेज व्हाट इज द फाइनल आंसर? जो भी मैंने आपको बताया कि 94 में मनमोहन सिंह ने ये सब कहा था। इन्होंने जब पूछा तो मैंने नहीं पढ़ा था। उसके 2 कारण हैं। एक, ज्यादातर बुक्स में इतनी सब चर्चा नहीं। दूसरा, जब से मोदी सरकार आई है, जो यूपीएससी सवाल पूछती है, उसमें ये पुराना जो दौर है, उसके सवाल लगभग वो पूछते नहीं। बहुत सारे ऐसे भी वर्ष गए जब आजादी के बाद के भारत का सिलेबस में मेंस में नहीं पूछा। प्रीलिम्स में तो वैसे भी नहीं पूछ रहे। प्रीलिम्स में समझिए इकोनॉमी के नाम पे ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ने क्या किया, ये सब बातों के बारे में लगभग पूछा नहीं जाता। तो इसलिए मैंने ज़्यादा लेफ्ट की नहीं थी। क्या इन्होंने पूछा तो आप मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जानते हैं क्या? अपडेट करो। हाँ, तो मैंने अपने नोट्स अपडेट कर दिए, वो आपको आगे इसी हैंडआउट में मिल जाएगा, कहीं एक जगह सेक्शन बना के मैंने डाला है। और सेम अप्रोच हर एक सब्जेक्ट में रखना है। जरूरी नहीं कि ये यूपीएससी वाले पूछे, लेकिन ऐसी 1000 चीज़ आप अपडेट करेंगे तो ये तो आ ही जाएगी। खैर, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। सरकार को लॉस चला 15 लाख करोड़ का। इसके लिए नोट नहीं छापने चाहिए वरना महंगाई बढ़ जाएगी। टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए वरना ये सब लाकर वगैरह मना कर देगा। तो वी हैव टू बोरो मनी, सरकार ने कर्जा लेना चाहिए। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब ये घाटा 15 का, इसको करना कैसे, फिलअप कैसे करना है? बोरोइंग के द्वारा। अब मान लीजिए भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे 1000 करोड़ की, 8% ब्याज देंगे और 5 साल के बाद पैसा वापस करेंगे। तो ऐसा करके सरकार लोन में पैसा लाएगी, अपना घाटा फुलफिल करेगी। अभी आगे का कंसेप्ट है रिकार्डो की थियरी, लेकिन उसके लिए इनकम टैक्स को दोबारा याद करना पड़ेगा। मित्रों, इनकम टैक्स ऐसी चीज है, हर साल लगता है करेक्ट, लेकिन हर साल केवल नई इनकम पे लगता है, ओनली ऑन न्यू इनकम। कि मान लो ईयर 1 में आपकी नौकरी लगी 10 लाख की सैलरी है और आपकी अभी नौकरी लगी तो बैंक में आपने कुछ पैसा सेव नहीं किया, तो बैंक में आपका डिपॉजिट है, उस पे इंटरेस्ट कितना है? कुछ नहीं कमाया, जीरो। तो आपकी ग्रॉस इनकम क्या है? 10 लाख। उस पे इनकम टैक्स भरना है। आपको नए स्लैब में नहीं भरना, पुराने स्लैब में कुछ भरना भी पड़ सकता है। तो ये ईयर 1 में आपने भरा। फिर ईयर 2 में आपकी सैलरी बढ़ी 11 लाख और आपने कुछ पैसा लास्ट ईयर बचाया था, उसमें से आपको 20,000 इंटरेस्ट भी मिला है बैंक से। तो आपकी ग्रॉस इनकम क्या? 11,20,000। तो इस पे इनकम टैक्स भरना है, करेक्ट। आप कहने 21 लाख पे इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए, 10 लाख पिछले साल का, 11 लाख इस साल का। तो 10 + 11 21 पे नहीं भरना, नहीं भाई, 21 पे नहीं भरना है, केवल नई जो फ्रेश इनकम है उस पे भरना है। तो इस 11 पे और ये फ्रेश इंटरेस्ट पे भरना है। पुराने का तो पिछले साल गिन लिया ना, खत्म। ईयर 3 में 15 लाख आपकी इनकम हुई, मतलब उस साल की सैलरी है, तो केवल 15 लाख पे टैक्स भरना है। फिर पिछले साल का 10 और 11 और 36 लाख पे टैक्स भरना है, ऐसा नहीं है। टैक्स पे टैक्स ऐसे नहीं होते। इनकम टैक्स हर साल नई इनकम पे होता है। अब मान लीजिए कि ये जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो सोचने बैठे कि ओल्ड टैक्स रीजिम में उसमें 12,500 का रिबेट मिलता है, न्यू टैक्स रीजिम में जो भी करीब 60,000 का रिबेट मिलता है। तो आपको लगेगा ये शाश्वत है, आजीवन है, आजीवन किसी को 12 लाख पे इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नहीं, अभी कुछ साल रहेगा, फिर सरकार टैक्स मांगेगी। क्यों? क्योंकि जितना लोन का पैसा लिया ये चुकाना भी तो पड़ेगा ना, तो 5 साल 10 साल जब मैच्योरिटी आएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, तो सरकार बोझ ज़्यादा डालेगी। तो होगा क्या? अभी मुझे अपनी सैलरी में से ज़्यादा बचत करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में तो मैं ज़्यादा बचत कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसी बात है। सपोज ये आप 11 लाख की आपकी सैलरी है, तो जीरो इनकम टैक्स भरना, क्योंकि 12 लाख तक कुछ नहीं। फिर 15 लाख अगले साल उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो जैसे जैसे साल बीतेंगे आपको लगता है ये एक चीज़। दूसरा, हो सकता है अगले साल सरकार ये कहे आपसे 40% टैक्स तुम पे, क्योंकि हमें पुराने लोन चुकाने हैं। तो एट सम पॉइंट व्हाट विल हैपन, सरकार ये सब अभी जो मौज करवा रही है 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं, ये सब बंद हो जाएगा। और जितना सरकार ज़्यादा लोन में पैसा लेगी अलग अलग स्कीम चलाने के लिए, तो उतना जल्दी सरकार ने ये सारी टैक्स रिबेट्स खत्म करनी होगी। 12 लाख तक नहीं, अभी 10 लाख के ऊपर जितना सब टैक्स भरो। देखिए इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, उसने एक थियरी दी रिकार्डियन इक्विवेलेंस। वो ये बोलता है कि जैसे जैसे सरकार ज़्यादा लोन में पैसा लेगी वैसे वैसे पब्लिक ज़्यादा पैसा सेव करेगी, क्योंकि पब्लिक को ये डर लगेगा कि आज से 5 साल बाद तुम ये लोन चुकाने के लिए टैक्स बढ़ा दोगे तो उस साल की फ्रेश इनकम पे हम ज़्यादा सेव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम सारा टैक्स में ले लोगे। इसलिए अभी जो हमारा पैसा बचा है, क्योंकि तुम टैक्स कम ले रहे हो, तो हम उसको सेव करके रखते हैं। तो मोर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिजल्ट्स इनटू मोर सेविंग बाय द पीपल। आपके तो बनी तो अच्छी बात है ना, पैसा सेव ही करना चाहिए। गांधी जी ने भी बोला ऐसा फालतू खर्च नहीं करो। तो भाई मुकेश अंबानी से लेके बिल गेट्स सब नाराज हो जाएंगे कि पब्लिक अगर शॉपिंग कम करेगी तो हमारी सब अनसोल्ड इन्वेंटरी माल ही नहीं बिकेगा, तो हम फैक्ट्री से वर्कर्स को निकाल देंगे, नया प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, पुराना गोडाउन से बिका ही नहीं अभी तक। तो दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या, संतुलन क्या हुआ? सरकार ने लोन ज़्यादा लिया, पब्लिक ने टैक्स बढ़ जाएगा, फ्यूचर में ये डर से पैसा अभी से सेविंग ज़्यादा चालू कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और इसमें से इमोजी किसका हो गया? इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि पब्लिक शॉपिंग नहीं कर रही है, तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जॉब्स चले जाएंगे, जीडीपी खराब हो जाएगा। तो ये सब पॉजिटिव बात नहीं है, ऐसा डेविड रिकार्डो बोल के गया। अलग अलग समय पे आप देखते हैं कि जैसे 2019 ऐसा वर्ष था, गाड़ियों की सेल अचानक बहुत कम हो गई। उसके अलग अलग कारण थे। और गाड़ी की सेल जब कम हो जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पूरा बैंक लोन इंडस्ट्री, सब पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। इवन मारुति ने अपने 4,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया कि भाई नई गाड़ी क्यों बनानी है, पुरानी माल अभी तक बचा भी नहीं रहा है। तो इट हैपेंस, और वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो पब्लिक का दे दनादन शॉपिंग करना जरूरी है। तो आप याद करें जीएसटी 2.0 क्या है? ये दनादन शॉपिंग करवाओ योजना है, क्योंकि सब टैक्स कम करेंगे तो दिवाली आएगी, तब ये दनादन शॉपिंग करे, ऐसी सरकार को उम्मीद है। ये सब आप इसके जरिए हैंड आउट डेफिसिट बढ़ती है तो फिर टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, जॉब लॉस होगा, ये सबके साथ कंसेप्ट है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अब आप याद करें कोरोना। कोरोना में अपनी डेफिसिट बढ़ के 9% ऑफ द जीडीपी हो गई, तो हाहाकार मच गया। जिनको नहीं पता था उनको भी 2-4 इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज पढ़ के पता चल गया ये सब खराब हो जाएगा और रिकार्डियन इक्विवेलेंस ऐसा कोई थियरी है। तो फिर इकोनॉमिक सर्वे क्या करेगा? आग में घी डालेगा? नहीं, वो आग में पानी डालेगा कि नहीं ये सब रिकार्डो विकार्डो ये सब अंग्रेजों के जमाने का, इनको कुछ पता नहीं था, मुझे ही सब पता है और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। इकोनॉमिक सर्वे जस्टिफाई क्या करता है कि रिकार्डो उसकी थियरी जब लिखी वो अलग जमाना था, आज भारत की दुनिया अलग है, इसलिए रिकार्डो की ये सब थियरी भारत के लिए आज की तारीख में वैलिड नहीं है। समझते हो क्या तर्क दे रहा है? हमने अब तक क्या देखा कि हर साल इनकम टैक्स भरना है और पब्लिक को डर लगता है कि सरकार अगर लोन ज़्यादा ले रही है तो हमें अभी से सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि वो लोन चुकाने के लिए नेक्स्ट ईयर सरकार ज़्यादा टैक्स बढ़ा देगी, तो नेक्स्ट ईयर की फ्रेश इनकम में तो हम सेव कर नहीं पाएंगे। राइट, ये सब रिकार्डो ने बोला। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि देखो फ्यूचर में क्या फिस्कल डेफिसिट रहेगी, फ्यूचर में क्या टैक्स रहेगा, क्या सेविंग रहेगा। पब्लिक क्या इतना सब समझ है जो पूरा दिन रील देखते रहती है, तो वो तो दे दनादन शॉपिंग करेंगे जब उनका मूड आ जाएगा। शॉपिंग जो होती है इंपल्सिवली होती है, वो सब गिन के नहीं होती। आईफोन खरीदने की लाइन लगी है, तो ये सब रिकार्डो को पूछने गए थे या सोचने गए थे इनकम टैक्स कितना चलेगा हम पे? नो। तो इस कारण से इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि रिकार्डो ने जो बात है कि वो जो भी 18-19वीं सदी में बराबर थी, आज की तारीख में पब्लिक का वो माइंडसेट है नहीं, वो इतना कैलकुलेट करते नहीं है। तो इस कारण से भले गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करे, पब्लिक शॉपिंग कम नहीं करती, पब्लिक अपने हिसाब से शॉपिंग करती रहती है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थियरी वो कहती है फिस्कल डेफिसिट बेड है, ज़्यादा उधारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सब क्लासिक थियरी गलत है। सरकार ने दे दनादन लोन लेना चाहिए और लोन लेके इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, हाईवे हॉस्पिटल बनाने चाहिए, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे जस्टिफाई करता है। आगे सो रिकार्डो का केस खत्म हुआ। सेकंड, हाँ तो मुद्दा क्या था कि 15 लाख करोड़ का लॉस है।
नोट हम छाप नहीं सकते, टैक्स हम बढ़ा नहीं सकते, तो उधारी में पैसा लेना है तो सब क्रिटिक्स बोलेंगे रिकार्डो ने मना किया है, इकोनॉमिक्स वो सब गलत है। नेक्स्ट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट एंड रेटिंग डाउनग्रेड। वैसा है, ये 15 लाख करोड़ रुपीस के लिए हमने मान लिया कि भाई लोन लेना पड़ेगा। अब सरकार क्या करेगी कि सब एसबीआई, एलआईसी इन सबको कहेगी तुम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। बैंकों को जो भी एसएलआर कोटा के हिसाब से 18% जनता का पैसा वो लगाएंगे, पर एसबीआई के देंगे सरकार ने मांगा है तो 25% तो हमारी डिपॉजिट हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में चढ़ा देते हैं। उसी तरह एलआईसी, उसमें आपने प्रीमियम रखा है, मतलब फीस भरी है, एलआईसी सब अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करे, वो नहीं सरकार मांगे, सरकार को देना चाहिए क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सरकार ने तो हमको अपॉइंट किया है, तो ढेर सारा पैसा उस तरफ चला जाएगा और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट कितना पे करेगी मान लो, जो भी 8%। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स कहे कि डियर एसबीआई, डियर एलआईसी, आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, हम आपको 12% देने को तैयार है, तो भी ये लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सरकार के पास है, तो बोर्ड की पॉलिसी वो तय करते हैं। अब यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे कि मुकेश अंबानी आते भाई मेरे 100 करोड़ के बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करके मुझे, तो एलआईसी ने एक प्रकार से धक्के मार के भगा दिया। क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट बोरोवर या कॉर्पोरेट बोरोवर फ्रॉम दी कैपिटल मार्केट। क्राउडिंग आउट मतलब कि आप मान लीजिए कहीं गए, आपको कुछ खरीदना कुछ लेना था, लेकिन भीड़ उतनी थी कि भीड़ ने धक्का मार के आपको भगा दिया, आपको वो चीज मिली नहीं। तो यहाँ भीड़ मतलब सरकार तो ये कि आपका ये है तो कम भीड़ है, भीड़ क्वांटिटी के हिसाब से ना कि वही 15 लाख करोड़ ले रहा है, तो सारा तो उधर क्या उसके पास बचा 10 करोड़ रुपया, तो आपको कमी मिलेगा। तो एक प्रकार से सरकार की भीड़ ने कॉर्पोरेट बोरोवर्स को कैपिटल मार्केट से भगा दिया। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि उस हिसाब से उतने नई कंपनियां नहीं बनेंगी, नए जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे, सो दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का सैड इमोजी क्राउडिंग आउट इफेक्ट के चलते जो डिपॉजिटर से उनका भी सैड इमोजी, क्योंकि आप समझो आपने एसबीआई में पैसा रखा, एसबीआई वाला लोन में दे रहा है सरकार को 8% पे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, मे बी 5%। आप याद करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एसबीआई को खुद का भी 3% रखना है, तो क्योंकि वहां से कम मिला तो नीचे आपको भी कम मिलेगा। अगर वो 12% पे मुकेश अंबानी को लोन देते तो 3 मतलब आपको 9% ब्याज मिलता, फिक्स डिपॉजिट पे नहीं मिल रहा है। तो यानी जो हाउसहोल्ड्स हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द गुड रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनका दमन हो रहा है, फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ द हाउसहोल्ड। दमन कौन कर रहा है? बैंक एनबीएफसी वाले। क्यों कर रहे हैं? सरकार की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है इसलिए। तो ये सब के कारण से गवर्नमेंट ने ज्यादा लोन में पैसे नहीं लेने चाहिए, ऐसा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के सिद्धांत कहते हैं। ये सब हैंडआउट में ग्राफिक सब दिया है कि उधर ज्यादा पैसा चला गया, मुकेश अंबानी को नहीं मिला तो वो भी नाराज है और इन्वेस्टर और बैंक डिपॉजिट करने वाले भी नाराज है। अब स्वाभाविक है इकोनॉमिक सर्वे को तो जस्टिफाई करना नहीं, ये सब तो गलत बात है, कुछ ऐसा नहीं होता है, सब चंगा है। तो क्या करेंगे वो कि देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता था और वो सब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे होता था, अभी नहीं होता है। फिर वो उसका सब डेटा देगा। देखिए उस जमाने में आरबीआई सीआरआर और एसएलआर बहुत हाई रखता था, क्योंकि आप पिलर 1 भी याद करें, 1 2 याद करें, बैंकों में स्कैम बहुत होते थे 70s 80s के जमाने में, तो बफर के लिए बहुत पैसा लॉक करवाया जाता था और वो एसएलआर कोटे का सारा पैसा बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा और सरकार को लोन मिल जाएगा। तो ये सब के चलते क्या होता है, उस वक्त मान लो धीरूभाई अंबानी जाए मार्केट में कि कोई मुझे बैंक या एलआईसी वाला कोई लोन ले ले, लोन दे दे मुझे, कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, तो नहीं मिलता था, उनको धक्के मार के एक प्रकार से निकाल दिया जाता था। आप उसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग आप याद करें, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। तो जीजा जी कहे मुझे 20 लाख करोड़ चाहिए मान लो 1980 में, तो आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर बढ़ा के 40% कर दो मान लो, ताकि बैंक डिपॉजिट का 40% सरकार को चला जाए, फिर भी नहीं पूरा पड़े तो खुद से मैं प्रिंट करके दे दूंगा। तो ऐसा सब खेल चलता था कि व्हाटएवर अमाउंट ऑफ लोन गवर्नमेंट वांट्स, तो सेंट्रल बैंक कुछ ना कुछ मदद करने के लिए उनके फेवर में चीजें बनाता था। दैट इज वन थिंग। दूसरा, उस जमाने में 50s to 90s में अभी रिफॉर्म लेने बाकी है, तो सरकारी बैंक ही थे, प्राइवेट बैंक तो बहुत कम थे, और सरकारी बैंकों में सरकार की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग थी, तो सरकार तय कर दिया हमको सारा पैसा दे, धीरूभाई वगैरह को इतना लोन देने की जरूरत नहीं है। इस कारण से ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता था, लेकिन वो 50 to 90 में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। उस जमाने में लोगों में गरीबी ज्यादा थी, तो लोग पैसा भी कम ही सेव कर पाते, और अगर समझो थाली में खाना ही कम है और फिर ये बड़ा जो आदमी है वो आके मुझे दे दो गवर्नमेंट, तो छोटे व्यापारी के लिए लोन कम ही बचेगा। तो ये भी कारण था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको लोन कम मिलते थे। आप कहते धीरूभाई को ऐसा क्या धक्के खाने थे, अपने शेयर बॉन्ड इशू कर देते मार्केट में। पर आप याद करें उस जमाने में हर्षद मेहता सब स्कैम्स हो रहे थे, शेयर मार्केट डेवलप नहीं हुआ था, कैपिटल मार्केट की जड़ें रूट्स डीपन नहीं हुई थी, गरीब आदमी अभी तक मार्केट में आए नहीं थे। तो ये सब के चलते 50s to 90s में बैंक एलआईसी वगैरह पर इंडस्ट्रियल ज्यादा निर्भर थे, लेकिन उधर लोन लेने जाते तो धक्का मार के निकाल दिया जाता, बिकॉज सरकार ने ही सारा लोन कॉर्नर करके रखा था। फिर इकोनॉमिक सर्वे का देखो, अब हम 1990 से 2019 का डेटा सेट एनालाइज करते हैं, तो अब तो किसी को ऐसा क्राउडिंग आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन बढ़ी है। नरसिम्हा राव के एलपीजी रिफॉर्म्स जो हम पिलर 4 में देखेंगे, उसके बाद आईटी बीपीओ कॉल सेंटर इन्फोसिस टीसीएस ये सब बहुत डेवलप हुए हैं, तो पब्लिक इनकम सेविंग बढ़ी है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक आए हैं जहां पर सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है, तो वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए लोन पास करते हैं, ना कि सरकार के चरणों में गिर जाते हैं। शेयर मार्केट डेवलप हो चुका है, आईपीओ बाजार डेवलप हो चुका है, तो अब इतना सारा पैसा है समंदर के अंदर कि गवर्नमेंट को चाहिए 15 लाख करोड़, उसको भी मिल जाएंगे, मुकेश अंबानी मुझे 1 बिलियन रुपये चाहिए, उसको भी मिल जाएंगे। तो किसी का क्राउडिंग आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि ढेर सारा पैसा लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, और सरकार ने ये सब लोन लेने चाहिए, क्योंकि 100 रुपये लोन में लेके खर्च करेंगे, कोई टनल ब्रिज बनाया तो टूरिज्म इंप्रूव होगा, तो टैक्सी होटल ये सब इंप्रूव होंगे, तो स्टील सीमेंट प्लास्टिक रबर बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो इधर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, सामने 150 रुपये का प्रोडक्शन हो जाए। हाँ हो सकता है, या ये हो सकता है कि कंपनियां खुद से, मान लीजिए मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में नया ब्रिज का उद्घाटन करें, उसके बाद ओला उबेर और होटल वाले सब की हमें इधर और नए होटल खोल देने, तो कंपनी वाले खुद से 150 रुपये का लोन से शेयर बॉन्ड में इशू करा के लाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अब तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग इन हो रहा है, कि उनको बगाया तो नहीं जाता, तो खुद से आ जाते हैं कहीं से और लोन लेके कि हम इस पूरी नेशनल डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो ऐसी सब कहानियां इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो देखिए एमसीक्यू में ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से टिक करना है, ये सब क्या मान लो असर्शन रीजनिंग टाइप का कि क्यों ऐसा होगा, क्या ये सच है, ये 3 हो सकता है, तो उसमें ये सब जो मैंने बताया उस हिसाब से डिपेंड करता है क्या एमसीक्यू का कंटेक्स्ट आपको टिक करना है। और मेंस में पूछा जाता है ये सब चीजें अप्रिशिएट करें, यहाँ पे की बहुत जोरदार है और ये सब होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डेफिसिट के प्रकार देख लिया, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज देख लिया, डेविड रिकार्डो सस्ता नशा करता था उसकी थियरी अब काम की नहीं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, ये देख लिया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मुकेश अंबानी अमित शाह, आप सारा कर्ज बाजार से ले लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, तंबूरा, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कोई एनसीईआरटी कोई किताब इसे आसानी से कर नहीं सकती, बियॉन्ड दिस थिंग, ये एक लाइन का मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और इकोनॉमिक में ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, सब चंगा है। आगे रेटिंग डाउनग्रेड एंड काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, तो मेन मुद्दा ये था 15 लाख करोड़ का लोन लेने, मतलब डेफिसिट है, उस डेफिसिट के फाइनेंसिंग के लिए पैसा प्रिंट नहीं कर सकते, टैक्स ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, लोन लेना पड़ेगा। लोन लिया तो क्रिटिक्स ने कहा रिकार्डो के हिसाब से गलत है, इकोनॉमिक्स ने वो सब गलत है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा, मुकेश अंबानी और कंपनी को लोन, इकोनॉमिक्स में नहीं, बहुत पैसा है, सबको लोन मिल जाता है। और रेटिंग डाउनग्रेड समझते हैं, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, पिलर 1 में देखा था कि जब भी सरकार अपने बॉन्ड्स इशू करे, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज वगैरह रेटिंग देंगे कि अमेरिकन सरकार का एकदम सेफ है,
ट्रिपल ए रेटिंग, भारत का सब बी डबल ए के आसपास की, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने एक अपना रेंज बना के रखा होगा कि देखो इंडिया जैसे देश में 100 करोड़ टैक्स में आते हैं, 104 करोड़ का वो खर्चा करते हैं, तो 4 करोड़ का उनका डेफिसिट होता है, विच इज नॉर्मल, और इतना वो चुका भी पाएंगे अगले साल कुछ ना कुछ पैसा ले देके, तो हम इनको बी डबल ए रेटिंग देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगले साल भारत सरकार सीधा 100 करोड़ का और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी, और लोन चाहिए, तो फिर मूडी कहेगा भाई कैलकुलेशन हिल गया, इतना चुकाने की आपकी औकात नहीं, आपके जो नए बॉन्ड्स हैं इस पे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हाई, तो मैं आपको सी रेटिंग देता हूँ। तो हो सकता है या बीच में भी कुछ उथल पुथल हो जाए तो भी ये लोग रेटिंग डाउनग्रेड कर देते हैं। अब आपका रेटिंग डाउनग्रेड होता है, इससे तकलीफ क्या, अगले साल जब आप फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर ये कहेंगे नहीं ये तो 8% भी नहीं, हमको 14% दो, तुम्हारा तो सी रेटिंग है, बिकॉज ये तो जंक बॉन्ड है। तो रेटिंग डाउनग्रेड गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर में लोन लेना महंगा कर देता है, क्योंकि इन्वेस्टर कहेगा रिस्क ज़्यादा बढ़ गया, आप हमको ज़्यादा इंटरेस्ट दो तभी हम आपको पैसे देंगे। तो मतलब ज़्यादा लोन सरकार ले, 15 लाख करोड़ ले, 20 लाख करोड़ ले, तो हमारा रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएगा। यस, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, नहीं ऐसा सब चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को जस्टिफाई करना है कि जितना लोन में लेना है उतना सरकार को पैसा लोन में लेना चाहिए। तो देखिए डेफिसिट बढ़ रही है, उस हिसाब से ये फीच स्टैंडर्ड मूडी ये सब क्या करेंगे, रेटिंग डाउनग्रेड करेंगे। तो तकलीफ क्या हो सकती है जो मैंने आपको बताई कि रिस्क बढ़ जाता है रेटिंग डाउनग्रेड से, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करो तो इन्वेस्टर ज़्यादा ब्याज दो वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे। दूसरा, जब भी रेटिंग डाउनग्रेड होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर शेयर्स भी बेच के भाग जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि ये सरकारी बर्बाद है तो इनकी ये टीसीएस इंफोसिस जैसी प्राइवेट कंपनियां भी क्या कर लेंगी, क्योंकि किसी दिन सरकार ये सब वसूलने के लिए जीएसटी पे बढ़ा देगी, तो कंपनी का भी प्रॉफिट डाउन है तो शेयर भी बेच के भागो, भले वो सरकारी कंपनी प्राइवेट उसके भी शेयर बेच के भागो, तो रेटिंग डाउनग्रेड से भारत का शेयर बाजार गिर सकता है। तीसरा, ये जब फॉरेन इन्वेस्टर्स भागते हैं तो मान लो उन्होंने टीसीएस के शेयर्स बेचे, उसको मिला रुपया, उसको अमेरिका ले जाना है तो कन्वर्ट करेगा डॉलर में, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, डॉलर की बढ़ेगी। अगर ऑनियन की डिमांड बढ़ती तो ऑनियन महंगा होता, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर महंगा होगा, तो जो 60 रुपये में $1 मिलता है उसकी जगह 70 हो जाए, क्योंकि ये लोग लेके भाग रहे हैं। थर्ड पिलर में हम लोग आराम से समझेंगे नेक्स्ट वीक। नाउ रुपया वीक हो जाएगा कि डॉलर 60 नहीं, 75 नहीं, 85 नहीं, 88 का हो गया, ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि फिर हमें बाहर से क्रूड इंपोर्ट करो महंगा पड़े, बाहर से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करो महंगा पड़े, और उसके चलते जो भी फल सब्जी हुआ है वो महंगा पड़े, तो ये सब होगा। दैट इज व्हाट थियरी सेज। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में यकीन है, तो रेटिंग डाउनग्रेड के बावजूद भी वो हमारे साथ कायम रहते हैं, और ऐसा 1-2 टका ऊपर नीचे हो तो वो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो सब खरीद भी लेते हैं, इसलिए हमें कुछ चिंता नहीं करनी है कि ये फॉरेन रेटिंग गिरा देंगे हम क्या, इसलिए सरकार ने दे दनादन लोन लेने चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दैट इज द आर्गुमेंट गिवन बाय इकोनॉमिक सर्वे। तो बेसिकली दे दनादन लोन लो, डोंट वरी अबाउट रिकार्डो, डोंट वरी अबाउट क्राउडिंग आउट, डोंट वरी अबाउट रेटिंग डाउनग्रेड, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे ने जस्टिफाई किया है। नाउ इसके बाद आसानी चीजें हैं, फिस्कल स्टिमुलस एंड काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, वो भी समझते हैं, फ्रेश माइंड से समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी एग्जाम है यूपीएससी की उसमें वो क्लासिफिकेशन रेगुलरली पूछते हैं, ऐसा भी नहीं बुद्धिज्म जैनिज्म जैसा कि हर साल पूछते हैं, पर फ्रीक्वेंटली कि मान लो हर दूसरे तीसरे साल आपको मिल जाएगा। तो ये फिर से एक सवाल है, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स सुकून से सोचना। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ, तो इसमें से कैपिटल रिसीट कौन सा नहीं है, ऐसा आपको पूछा है। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट।
वसीम, दीक्षा, वंश, स्नेहा, अनिशा, अनिकेत, अजित, मारिया, प्रतीक, धनंजय, सुमन, सुषमा, विशाल, नम्रता, समीक्षा, टीमा, अफजल, संचार, यशस्वी, हर्षित, ओमकार, अश्मिता, सोनिया, केशव, सौरव, महेंद्र, अवनी, ये सब लोग फिर अमल, सत्यम, अमर, विकास, प्रशांत, स्वर्णिम, साक्षी, ब्रिज, आलोक, आयुष एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। एक बार फिर से हम लोग चलें ग्राफिक्स में। देखिए रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में क्या आता है, इनकम जैसे कि टैक्स का पैसा, रेलवे टिकट बेच के डिविडेंड लाके जो पैसा खर्चे सब्सिडी वगैरह हमने देखे। फिर कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में क्या आता है, उधारी का पैसा, इन्वेस्टमेंट का पैसा, और आउटगोइंग में ये सब हाईवे हॉस्पिटल और लोन के जो पैसे नेपाल भूटान को हमने दिए। क्विकली गिव 30 सेकंड, इसको एक बार उतारो दिमाग में। तो जो टैक्स का पैसा है वो तो कैपिटल रिसीट्स का पैसा नहीं है, क्योंकि वो तो अलग दुनिया में है ना भाई। तो टैक्स रिसीट्स आर नॉट कैपिटल रिसीट्स, दे आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। बस तो वही वो पूछ रहा है। देखिए मार्केट बोरोइंग, लोन टू गवर्नमेंट, तो कैपिटल रिसीट में आएगा बराबर है। एक्सटर्नल लोन, हाँ तो वो भी कैपिटल रिसीट में आएगा बराबर है। प्रोविडेंट फंड मतलब वो सब स्मॉल सेविंग स्कीम वगैरह से जो पैसा जो अल्टीमेटली लोन में जाएगा, तो वो भी लोन टू गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट। तो बचा क्या, टी रिसीट फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि टैक्स है तो वो तो रेवेन्यू रिसीट है ना, वो कैपिटल तो है नहीं। और हमारा प्रश्न क्या था, हाउ मेनी टाइप का था, तो जवाब है ओनली वन ऑफ दिस। तो द आंसर इज ए, ओनली वन ऑफ दिस। अभी कुछ लोग खिचड़ी करेंगे प्रोविडेंट फंड का पैसा इधर उधर, तो इसलिए आप कल याद करें इंटरनल सोर्सेज से जो लोन आता है उसके 3-4 सब टाइप्स हमने देखे थे। इतना पैसा कैपिटल मार्केट का, ये मनी मार्केट का, स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, तो सब उधर आएगा, तो वो कैपिटल रिसीट है। तो द आंसर इज ए, ओनली वन ऑफ दिस। 50% लोगों ने करेक्ट हमको बताइए, बाकी 50% को ध्यान रखना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है सवाल, क्या नॉट है। तो दो दो लेयर में ये डिफिकल्ट है, एक तो नॉट पूछ रहा है और फिर क्या हाउ मेनी टाइप का पूछ रहा है। ये जो परीक्षा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ये भी अच्छी है। हम जो भी इधर पढ़े इकोनॉमी के नाम पे, वहाँ हेल्प करता है। उसमें 2 चीज एक्स्ट्रा आती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पूछते हैं, वो भी मैंने 2023 में फ्री में सब फ्री में तो नहीं, आपके तो सब्सक्रिप्शन का पार्ट ही है वो रेकॉर्डेड क्लासेस हैं 2, वो आप देख लेना, उसकी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है। बाकी वो लोग पूछते हैं वो इंजीनियरिंग के आपके खुद के सेमेस्टर में एमबीए फाइनेंस टाइप की कुछ चीजें जो आती हैं वो एक्स्ट्रा पूछते हैं, और योजना जो वो कैरियर योजना तो हम कर ही रहे हैं, और ऑफकोर्स उनका जो भी सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रश्न। तो इट इज अ डिसेंट जॉब। कुछ लोग क्या सोचते हैं, देयर आर 2 रीजंस। पहला वो ये सोचते हैं कि केवल आईआईटी वाले सिलेक्ट होते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आपके कॉलेज से कोई लेन देन नहीं है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी इसमें क्या है, 20 में सिर्फ एक ही चीज है, रट्टा। रट्टा मारो पास हो जाओ। पहले मुझे भी यही लगता था इसमें सिर्फ आईटी वाले सिलेक्ट होंगे। फिर कहीं मैं घूमने जाऊँ, कोई मिल जाए अच्छा में, तो आपका वो वीडियो या यूट्यूब देखा, फिर मैं उसको पूछूँ तो आप क्या करते हैं, क्या नौकरी होती है। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी ये जो मिथ थी दिमाग में वो क्लियर हो गई। छोटे गांव शहर के कॉलेज से भी लोग सिलेक्ट होते हैं, उनको भी कॉलेज के अंदर वो रिपीट हुआ, वो क्या होता है सेमेस्टर में एटीकेटी, वो ऐसे लोग भी सिलेक्ट होते हैं, मुश्किल से मिनिमम पासिंग मार्क्स से निकला, वैसे लोग भी सिलेक्ट होते हैं। तो पहले से डर के भागना नहीं है। अब ऐसा डर या ये इसे हम क्या कहें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, ये हमसे नहीं होगा। या ये मुझे पसंद नहीं है जो भी सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर, भाई आपको वो सब्जेक्ट के रूप में पसंद नहीं, इधर आपको सिर्फ रट्टा मारना है, वो एमसीक्यू इतने पूछे जाते हैं, इतने उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। इट इज बेटर, बेटर देन मेनी थिंग्स। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अहमदाबाद में एक निर्मा यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी ब्राइट स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन ये हीन भावना के चलते वो क्या सोचे, ये सब इंजीनियर तो बड़े लोगों का काम है। हमारी जो औकात है वो है एसीआईओ की। एसीआईओ मतलब समझो वो ग्रुप सी, वो तो ऐसा है कि हेड कांस्टेबल से बड़ा लेकिन सब इंस्पेक्टर से छोटा, ऐसा बीच का पोस्ट है। आपको 10-15 साल करे और उसके बाद प्रमोशन आए, वो सब अलग बात है। पर पहले से जो मेहनत करके कुछ और बड़ा कर सकता था, उसने अपनी सोच ही छोटी कर ली, अपनी इतनी औकात है ग्रुप सी की, और वहां तक नहीं जाए तो वो क्या करेंगे, बिन सचिव वाले कारकुन, गौण सेवा आयोग, सबॉर्डिनेट सर्विस, उसमें फंसे रहते हैं डिस्पाइट हैविंग बेटर पोटेंशियल। कुछ मैं आपको 2-3 रियल केस बताऊं, ऐसा हुआ आज से कुछ सालों पहले एसीआईओ की जॉब आई, फिर निर्मा यूनिवर्सिटी के कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स थे, यूपीएससी दे रहे थे, नहीं निकल रहा था, उन्होंने सोचा ये करते हैं। फिर हुआ ये, वो सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट हुए, फिर उनको पता चला कि ये सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का तो है नहीं, ये तो कभी यहाँ वहाँ दूर दराज के राज्यों में, और वहाँ पर भी एकदम छोटी छोटी जगह पर आपको काम, और वो काम कैसा हो कि पूरा दिन तुम ऑब्जर्व करो कौन कहाँ आता जाता है वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन किया, तकलीफ हो गई, इसमें बॉन्ड सिस्टम थी, ये जो भी 60,000 ऐसा कुछ आपको देना पड़े होम मिनिस्ट्री को कि तुमने टाइम से पहले जॉब क्यों छोड़ दिया। फिर वो वापस आए, फिर दूसरी परीक्षा दी, ये करने में समझो ये जवानी के 3 साल बर्बाद किए। तो इस कारण से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट डोंट सेल योरसेल्फ सो चीप। ऑफकोर्स एग्जाम आई देनी चाहिए, पर आपको खुद का भी स्तर या आकांक्षा या महत्वाकांक्षा सब चीजें समझनी चाहिए। हर एक जॉब हर एक के लिए अच्छी नहीं है, और कुछ अच्छी नौकरियां हैं जो इसको आप इग्नोर करें। ये सब एग्जाम और ये कंटेंट छोटी बात है, खुद पे यकीन होना बहुत बड़ी बात है। मैं हिंदी माध्यम से इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये पहले आप निकालिए। कोई भी आदमी सिलेक्ट हो सकता है, वो उस पर है कि मैं कितनी मेहनत करना चाहता हूँ, और दुनिया जितनी मेरे खिलाफ है तो मुझे उससे ऊपर जाने के लिए और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो मामला क्या था अपना कि हमें लोन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसी जितनी थियरी थी तो इकोनॉमिक सर्वे जस्टिफाई है, वो सब गलत है। सरकार ने दे लोन में पैसा लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जस्टिफाई क्यों कर रहा था कि सरकार को लोन में ज्यादा पैसे लेने चाहिए, बिकॉज ऑफ काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। पुराने जमाने में जब भी अकाल हो जाए, फेमाइन्स, तो राजा नए पैलेस, मंदिर, मस्जिद कुछ बनाते थे ताकि पब्लिक उधर काम करने, उसको कुछ खाना मिले और इकोनॉमी ठीक चलती रहे। तो यानी कि जब भी स्लो डाउन होता है तो राजा ने या सरकार ने खुद से खर्चा ज्यादा करना चाहिए ताकि लोगों को काम मिले। इसे हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, जो एक प्रकार से एक्सपांशनरी भी है कि क्योंकि संकुचन हो रहा है जीडीपी ग्रोथ का, उसको एक्सपांड करना है, तो कैसे करें, दे दनादन पैसा खर्च करो, एक्सपांड करो इसे। जीडीपी ग्रोथ आप समझो 2018 में मान लो 140 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, 2019 में बढ़ के 146, तो इधर से इधर कितना बढ़ा, 4% इसको मैं कहूँ ग्रोथ। लेकिन फिर 2020 में कोरोना है तो ग्रोथ गिर जाएगा मान लो 7%। तब सरकार ने क्या करना चाहिए, कुछ से ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए ताकि कुछ ये जो भी हाईवे हॉस्पिटल बनाए तो स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को काम मिले, वहाँ लोगों को काम मिले एंड सो ऑन। तो समझिए इकोनॉमी तो अप डाउन होते रहती है, कभी वो पीक पे है कभी गिरती है फिर वापस, तो ये इकोनॉमिक साइकिल है, अप डाउन चलते रहती है। सरकार का काम क्या है कि जब ये डाउनवर्ड फेज में हो तो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे ज्यादा कर देने चाहिए, अपने खर्चे ज्यादा कर देने चाहिए ताकि ये जो नेगेटिविटी है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो इस कारण से हमें करनी चाहिए काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, और उससे जो भी हाईवे हॉस्पिटल बना है उससे इकोनॉमी को मदद, वो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। तो आप समझिए इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बूम यानी तेजी, स्लो डाउन, बूम स्लो डाउन, तो ये तो अप डाउन हो रहा है। सरकार ने कब ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, व्हेन देयर इज स्लो डाउन, व्हेन देयर इज स्लो डाउन गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी। तो अगर सरकार स्लो डाउन में ज्यादा पैसा खर्च करे उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी।
प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति। भारत में ऐसा नहीं होता, ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जब भी स्लो डाउन होता है तो उनकी सरकार पहले से ज्यादा खर्च करती है ताकि पब्लिक को काम धंधा मिले। भारत में यूजुअली ये होता है कि जब भी तेजी होती है, बूम पीरियड, तब सरकार ज्यादा खर्च करती है। क्यों? जब तेजी होगी तब समझो जीएसटी, इनकम टैक्स, सब में कलेक्शन बढ़ जाएगा। और सरकार का ऐसा है कि ये मुर्गी अंडा दे रही है, अभी सब खत्म कर दो। तो जितना आया ज्यादा पैसा, अच्छा तो खर्चा भी ज्यादा कर दो इस साल। ये नहीं देखेंगे कि भाई उसको बचा के रखना है, बफर में रखना है, कभी और काम आएगा। नो। तो सरकार की नीति भारत में क्या रही है? प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। प्रो साइक्लिक मतलब क्या? ये साइकिल ऐसे चल रही है। तो सरकार भी क्या, उसके पहले अच्छा तेजी चले तो हम भी पैसा ज्यादा खर्च करेंगे क्योंकि टैक्स में ज्यादा है। फिर जब मंदी चल रही है तो सरकार भी कम ही पैसा खर्च करेगी क्योंकि टैक्स में पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसी जो चल रही है इसको क्या कहते हैं? प्रो साइक्लिक पॉलिसी, जो कि बुरी बात है। यहाँ समझो प्रो का मतलब फेवर या अच्छा ऐसा नहीं है। प्रो का मतलब उस वेव को अलाइन कर रहा है। तो प्रोज एंड कॉन्स ऐसा इंग्लिश में मत जाओ। प्रो साइक्लिक मतलब उसके पैरेलल चले जो अच्छी बात नहीं है फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो सब इकोनॉमिक सर्वे ने ग्राफ से बताया, उसमें जान नहीं रहे, कुल मिला के मैंने जो बताया वही वो बोल रहा है। तो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या? जब इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाए तो सरकार खर्चा ज्यादा करे, विच इज गुड थिंग। प्रो साइक्लिक क्या होता है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तब सरकार ज्यादा खर्च करे, विच इज नॉट राइट। उस वक्त सरकार ने सेव करना चाहिए पैसा जो आपने स्लो डाउन के दौरान बफर में से यूज करना चाहिए। मान लीजिए सरकार ने जो पैसे लोन में लिए उस पर 6% इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे चुकाना है, और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब हर साल पहले से कितना ज्यादा पैदा हो रहा है चीजें, वो 9% है। आपके तो बहुत अच्छी बात है ना कि लाइन 6 की स्पीड में भाग रहा है और अपना हिरन 9 की स्पीड में भाग रहा है, तो लाइन अपने को पकड़ नहीं सकता। 6 - 3 मतलब -3 मतलब क्या? ये लाइन तो स्लो है, वी आर सेफ, राइट। लेकिन मान लीजिए ये लोन इंटरेस्ट मतलब सरकार ने जो लोन में पैसा लिया उसने 6% वापस मतलब इंटरेस्ट चुकाना है, और अपना जीडीपी ग्रोथ गिर जाए कोरोना या किसी कारण से 4%, तो फिर तो लाइन खा जाएगा हमको क्योंकि हमारी स्पीड कम है। देन वी आर डूम्ड। यस, क्योंकि सरकार मैनेज नहीं कर पाएगी, वो समझते हैं। देखिए 2010 में मान लीजिए 16 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, विच इज जीडीपी। 2011 में 110 लाख करोड़ का हुआ, तो 10% ग्रोथ है। अब अगर टैक्स टू जीडीपी अपना कितना होता है? 10 to 12% ब्लैक मनी लेक्चर में देखा था। तो यानी अगर अपना जीडीपी 110 लाख करोड़ है तो 10% के हिसाब से मतलब जितना जीडीपी उसका 10% टैक्स में जा रहा है, तो टैक्स में कितना जा रहा होगा? 11 लाख करोड़ रुपीस इन टैक्सेस। ओके। अब मान लीजिए सरकार ने जो लोन लिया है उस पे 5 लाख करोड़ का लोन लिया है, 6% इंटरेस्ट पे लोन लिया है, तो इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 लाख पे 6% मतलब 30,000, 30,000 करोड़ रुपया आप मुझे हर साल ब्याज तो दो। तो दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं ना, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट तो अच्छा ही चल रहा है। ग्रोथ रेट जब तक ठीक चलेगा, उसका 10% मान लो टैक्स में जा रहा है, जीडीपी में जा रहा है, जीडीपी में से टैक्स में जा रहा है 10%, तो 11 लाख करोड़ आपकी सरकार टैक्स में कमा रही है, केवल 30,000 ब्याज चुकाना है, तो मैनेजेबल है। तो बात ऐसी है कि एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज हाई, तो सरकार का अगर लोन इंटरेस्ट रेट उससे कम होगा तो सरकार ठीक से चलती रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, IRGD, व्हिच बेसिकली सेज कि लोन इंटरेस्ट रेट के मुकाबले इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए तो इकोनॉमी और भारत सरकार सुरक्षित है। अब आप कहें तो प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है, वो ऐसी बात है। देखो ये माइनस बी करो तो माइनस में जा पाए, बी माइनस ए करो प्लस में जा पाए, उसके फॉर्मूला में नहीं, उसके फिलोसॉफी में जाना है कि कुल मिला के माइनस प्लस का लोड नहीं लेना। बात ये समझिए कि गवर्नमेंट ने जो पैसा लोन में लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट है। अगर इकोनॉमी उससे ज्यादा तेजी से भाग रही है तो गवर्नमेंट अपने लोन चुका पाएगी, वरना लोन चुकाने में प्रॉब्लम्स होगी। तो कुछ साल प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जैसा आप इधर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो लॉजिकल बात है, 2020 से 22 में क्या था? कोरोना था, और सरकार जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है 6 से 8 तक उस पे ब्याज उनको चुकाना है, और कोरोना में मान लो ग्रोथ रेट अपना -7 हो जाए, हाँ, तो तब ये नेगेटिव में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अब ये जो मैंने आपको समझाया इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, उसी के साथ जुड़ा एक कोई इकोनॉमिस्ट होंगे, उन्होंने अपना डोमार कंडीशन फॉर डेट सस्टेनेबिलिटी दिया। मिलता जुलता कंसेप्ट है, वो थोड़ा उसका फॉर्मूला अलग है, वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे वरना लंबे हो जाएंगे। बस अगर डोमार कंडीशन पूछा जाए तो बस मिलती जुलती बात है कि हमेशा ग्रोथ ज्यादा रहना चाहिए लोन इंटरेस्ट के मुकाबले, अदरवाइज वो लोन सस्टेनेबली नहीं चुका पाएंगे हम। दैट इज डोमार कंडीशन ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी। मान लीजिए आप इंडियन आइडल में गए और आपको पूछे तुम इनकम टैक्स भरते हो, आपने गलती से बोल दिया हाँ, तो फिर आपको निकाल देंगे। हाँ कि नहीं मैं बहुत गरीब हूँ, हाँ तो फिर तो जिता देंगे। तो यानी आपका इनकम टैक्स भरना नहीं भरना ये एक प्रकार से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। कि आप नहीं भरते तो समझो आपको स्टेबल कर दिया ना उसने, हाँ जीत जाओ तुम। तो इनकम टैक्स इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑफ कोर्स इसको अभी तो मजाक हो गया, मामला क्या समझते हैं? देखिए पिलर 1 याद करें, श्रम योगी मानधन योजना क्या थी कि ये जो भी गरीब आदमी है जो भी 55 रुपीज 200 रुपीज को जमा करे और फिर रिटायरमेंट पे इसको 3,000 पेंशन मिलेगा, ये जब मर जाए तो वाइफ को 1,500 पेंशन मिलेगा। ये सब हमने देखा था। अभी योजना कैसी थी कि इसमें 55 अगर फीस ये रिक्शा वाला दे रहा है तो सरकार भी 55 कंट्रीब्यूट कर रही थी ताकि 110 का इन्वेस्टमेंट हो सके। अब जब भी सरकार ऐसी कोई स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगी तो सरकार क्या कहेगी कि सिर्फ गरीब है उसको मिलना चाहिए, अमीर आदमी को ये स्कीम में नहीं आना चाहिए। तो ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसमें कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि ही शुड नॉट बी अ इनकम टैक्स पेयर, जो इनकम टैक्स भरता है वो कभी श्रम योगी मानधन में ज्वाइन नहीं कर सकता, मनाही है। तो अभी आप सोचिए, मान लीजिए तेजी चल रही है और उसमें जेठालाल बहुत कुछ कमा रहा है, ये सब नंबर्स पे लोड नहीं लेना है, तब गवर्नमेंट उसकी हेल्प नहीं करेगी कि भाई तुम अमीर हो तुम अपना देख लो। फिर जब स्लो डाउन आ गया तो वो तो टैक्स लेब में भी नहीं आएगा, इतना गरीब हो जाएगा, तो वो क्या कहेगा मैं तो इनकम टैक्स पेयर नहीं हूँ। तो सरकार हाँ तो बेस्ट है ना, तो तुम आई जाओ, सारी योजना तुम्हारे लिए है, श्रम योगी मानधन ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, फूड सिक्योरिटी एक्ट में तुम्हारा राशन कार्ड बना देते तुमको फ्री में 5 किलो अनाज दे देंगे, से लेके बहुत कुछ। तो यानी इनकम टैक्स गाड़ी में कुशन का काम करता है। आप समझिए गाड़ी में जो स्प्रिंग होती है वो क्या जब ऊबड़ खाबड़ हो जाए तो आपको बचाती है। तो इनकम टैक्स भी ऐसी चीज है, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आएंगे या कि आप इनकम टैक्स स्लैब से बाहर चले जाएंगे स्लो डाउन में, तो अपने आप वो कट ऑफ ऐसा है कि सरकार आपको दूसरी योजनाओं में एनरोल कर देगी और आप स्टेबल रहेंगे। तो सरकार ऐसा अलग से सोचने नहीं बैठेगी अच्छा इस साल जेठालाल का जॉब चला गया तो क्या करें, नहीं पहले से रूल्स रेगुलेशन बना के रखे, भाई तुम इनकम टैक्स पेयर नहीं हो तो तुम्हारा राशन कार्ड बना देंगे, ये करें वो वगैरह वगैरह। इधर ही नंबर में मत जाना क्योंकि वो 12 लाख के स्लैब के पहले वाली दुनिया के थे, तो उसका लोड मत लेना। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन कोई आदमी इनकम टैक्स स्लैब में से ऑटोमेटिकली वो निकल जाता है क्योंकि स्लैब ही ऐसे है, तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है सभी सब गरीबों की योजनाओं के लिए। तो इसलिए इनकम टैक्स क्या है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, कि बुरी स्थिति में आपको और गिरने नहीं देता, एक प्रकार से कुशन का काम करके आपको वापस कहीं पर लेके आता है। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं जो आदमी को या कंपनी को कुछ तरह से मदद करेंगे। अब इसमें आगे और ग्राफिक्स और ग्राफ आएंगे तो उसमें हम परेशान नहीं होंगे, हमें बस एक दो एग्जांपल याद रखने हैं। इनकम टैक्स इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, वो मजाक में इंडियन आइडल से याद रह जाए तो भी ठीक है, और बाकी मैंने समझा उसमें याद रह जाए तो भी ठीक है, और नहीं समझ आए तो रट्टा मार के भी याद कर लो, इट इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। जीएसटी वगैरह में ऐसा नहीं है। समझो जीएसटी की तकलीफ क्या है? मान लीजिए आपकी जॉब चली गई और आप
पार्ले जी बिस्किट खरीदने गए तो दुकानदार ये कहेगा नहीं तुमको फ्री में दे देंगे या कि तुम पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, नहीं जीएसटी सब पे लगता है। उसमें ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स जैसा ऑटोमेटिक स्टेबलाइज करे। तो वो तो सरकार को चेंज करना पड़ता है कि अच्छा ये सब मान लो चेंज ऐसे करे कि देखो ये इस साल टीसीएस और सब कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटा दिया तो उनको अभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ये जीएसटी की चीज़ों पे सस्ता करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं, ये तो डिस्क्रिशनरी हुआ, विवेक पे चलता है। डिस्क्रिशनरी मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जीएसटी काउंसिल में दिमाग लगाना पड़ता है फिर चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना में सरकार ने ये कहा कि देखो एम्बुलेंस पे 28% जीएसटी लगता है उसको कम करते हैं, मान लो 18। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो अपने आप ये सस्ता हो गया, सरकार को दिमाग लगाना पड़ा। तो इसलिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है डिस्क्रिशनरी कि उसको चेंज करना है, गरीब की हेल्प करनी है तो सरकार ने कुछ चेंज करना पड़ता है। इनकम टैक्स का तो स्लैब बना दिया मान लो 12 लाख, तो आपका जैसे जॉब चला गया तो आपका इनकम टैक्स बनना नहीं है और बहुत सारी योजना में ऐसा लिखा है कि यू आर एलिजिबल इफ यू आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, तो अपने आप आपका काम हो गया। और व्हाट अबाउट रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो या तो गवर्नर को सोचना पड़ता है ना, तो ये भी डिस्क्रिशनरी है। क्या कोरोना आ गया, मंदी आ गई तो अपने आप रेपो रेट चेंज हो जाता है? नहीं, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलेगी, वो भी मेजॉरिटी से वोट करेंगे तब जाके कुछ होगा। तो ये दे डू नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, दे आर डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजर। बस तो ये 2-4 एग्जांपल याद रखने हैं, उसके अबव एंड बियॉन्ड अच्छा तो उसको बोलेंगे कि नहीं, इसको बोलेंगे उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें सब अलग-अलग इंटरप्रिटेशन चलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, मैंने जब टिक करके रखा है, आई गिव यू 30 सेकंड्स पढ़िए। हुँ, हाँ, तो देखिए रिवर्स रेपो रेट तो अपने आप थोड़ा ऊपर नीचे होता है मंदी में, वो तो आरबीआई को चेंज करना पड़ेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई ने दिमाग लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी। बॉन्ड का भाव तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप सस्ता हो जाए मंदी में। नो, इनकम टैक्स ऐसी चीज़ है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कि अपने आप सस्ता हो ऐसा नहीं, उसका जो स्लैब है उस कट ऑफ के आप नीचे आ गए तो फिर आपको नहीं बनना इनकम टैक्स और आपको बहुत सारी स्कीमें एनरोल कर दिया जाता है, देयरफॉर इट इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। असल में इन्होंने पूछा देखिए हवा में से नहीं आया, क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा, पर एनसीईआरटी में तकलीफ क्या, वो इतना सब ग्राफ से हो जाता है। अब ये समझाने में तो 2 घंटे का केवल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का लेक्चर हो जाए, उतनी उसकी यूटिलिटी है नहीं। हो सकता है अगले साल आपको परेशान करने के लिए वो इसमें से कुछ पूछे, तो प्रेम से इज्जत से उसको स्किप कर देना है। जितना मैंने सीखा उसमें से बराबर है, बाकी सब्जेक्ट के जॉब टिक करो, क्योंकि ये करने बैठे तो लंबे हो जाएंगे। आगे बढ़िए। तो आगे टैक्स मल्टीप्लायर वगैरह बाकी है। कल हमें और सुकून से सोमवार को भी लेक्चर, उसमें मैं बस आपको हिंट दे दूँ, हम पढ़ेंगे एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसने ये कहा कि देखो चादर देख के पैर लंबे करो, मतलब जीडीपी के 3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट मत करो, सरकार को बोला। और जीडीपी के 0% मतलब रेवेन्यू डेफिसिट होना ही नहीं चाहिए। आपको सरकार सक्सेसिव गवर्नमेंट्स चाहे मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, वो 2003 के इस कानून के ऐसे जो गोल पोस्ट थे उसको निभा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, गोल पोस्ट चेंज कर देंगे कि पहले ये था चाहिए अभी नहीं, 2018 में करें, फिर 2018 में अच्छा 2025 में करें, फिर 2025 से पहले कोरोना आ गया तो नहीं अभी नहीं, अभी 4.5 करे थे वगैरह वगैरह। वो पूरा मामला कल सुकून से देखते हैं। तो व्हाट वी हैव स्टडी टुडे, डेफिसिट के प्रकार, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, रिकार्डो, क्राउडिंग आउट, रेटिंग डाउन रेट, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। बचता वो है फिस्कल स्टिमुलस, ऑस्टेरिटी, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल काउंसिल, बजटिंग प्रोसेस, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स वगैरह की जो टाइप्स हैं, जेंडर बजट वगैरह, आसान सी चीजें हैं, वो कल खत्म करते हैं। लास्ट में आप सबको बधाई, वो बधाई इस बात की कि आज मैच थी फिर भी आप लोग आए, विच इज अप्रिशिएबल। मेरा लेक्चर में मुझे आना पड़े, हालांकि मेरा लेक्चर नहीं होता तो भी मैच तो मैं नहीं देखता भारत पाकिस्तान की, आफ्टर दिस ऑल दिस नॉनसेंस दे हैव पुल्ड अप पाकिस्तानी आर्मी और उनके ये जो भी क्रिकेटर उसको जो डिफेंड करते हैं। लेकिन आप लोग भी जो ये लेक्चर में जुड़े हैं तो ये दिखाता है आप भी सीरियस हैं, पढ़ाई के लिए तो भी बेस्ट है, आपने देशभक्ति के लिए तो भी बेस्ट है, वट एवर, बट आई अप्रिशिएट दिस और आप सबको सफलता मिलती रहे ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। लेक्चर कल भी जारी रहेगा सोमवार को, आई एंड द क्लास हियर, लेट्स मेक इट।